तो हमारी ये कोशिश होती है कि कम्युनिकेशन टुडे के ये सारे आयोजन इनको हम रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि हो सकता है समय की प्रतिकूलता के कारण कुछ मित्र नहीं जुड़ पाए, तो वो अपनी समय और सुविधा से इन आयोजनों को देख सुन सके और इस जो हमारी ये यात्रा है वैचारिक, इसको अपने अपने ढंग से और आगे बढ़ा सकें। तो आज बाल दिवस पर मैं आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं और बाल फिल्म आंदोलन के विभिन्न संदर्भों को लेकर के जो आज चर्चा की जा रही है, इसमें हमारे साथ 3 विशेषज्ञ हैं। संयोग से आप तीनों का फिल्म और उससे जुड़े हुए अकादमिक पक्षों पर बहुत लंबा अनुभव रहा है। हमारे साथ हैं श्याम माथुर, नमस्कार। जो फिल्म पत्रकारिता के देश में एक जाने माने विशेषज्ञ हैं और मैं तो अक्सर इनको फिल्मों का एनसाइक्लोपीडिया कहता हूं। हमारे साथ अविनाश त्रिपाठी जी हैं, जो लगभग 3 दशक से, विस्तृत परिचय फिर मैं दूंगा आपको, फिल्म और थिएटर और गीतकार के रूप में, थिएटर आर्टिस्ट के रूप में, फिल्मकार के रूप में आपने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। और हमारे साथ हैं प्रोफेसर अमिताभ श्रीवास्तव, जिन्होंने दूरदर्शन के विभिन्न चैनल्स पर अपनी डॉक्यूमेंट्रीज के माध्यम से, शैक्षिक फिल्मों के माध्यम से और एक मीडिया के वरिष्ठ शिक्षक के रूप में पूरी नई पीढ़ी को एक तरह से इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। विस्तृत परिचय जब मैं इनको अपनी बात कहने के लिए आमंत्रित करूंगा, उस समय आपको अवगत कराऊंगा। प्रारंभिक वक्तव्य के रूप में इस विषय को इंट्रोड्यूस करते हुए मैं कुछ मुद्दे आपके सामने रखना चाहूंगा, जो कुछ इस विषय का चयन करने से पहले मेरे मन में कहीं एक तरह से वो आंदोलित कर रहे थे। क्योंकि बच्चों के साहित्य को लेकर के, बच्चों की पत्र पत्रिकाओं को लेकर के, बच्चों की पीढ़ी को किस तरह से उनका निर्माण किया जाए, बरसों से इस पे कहीं ना कहीं चिंतन मनन होता रहा है। जब हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, ऐसी बाल पत्रिकाएं थीं जो शायद हमारी उस कल्पना शक्ति को उर्वर बनाने की दिशा में एक आधार भूमिका तैयार करती थी। उस पीढ़ी के हमारे सभी मित्र जानते होंगे, चंपक, चंदा मामा, नंदन, पराग जैसी पत्रिकाएं जब घर में आती थी तो हम बड़े लालायित होकर के उनको पढ़ने के लिए प्रेरित होते थे। इस पर भी हमने एक चर्चा की थी, लेकिन आज हम उससे अलग हट करके बाल फिल्मों को लेकर के, जिस पर बहुत कम प्राय चर्चा होती है, और फिल्मकार का भी उस रूप में इस ओर ध्यान नहीं गया। हो सकता है उसके व्यावसायिक कारण हो सकता है उसकी बहुत चुनौतियां हो। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजादी से पूर्व एक वक्तव्य में कहा था कि बच्चों की पीढ़ी को यदि तैयार करना है, उन्हें हमारे उन पारिवारिक सामाजिक मूल्यों से परिचित कराना है, उस पीढ़ी के निर्माण में फिल्मों की अपनी एक महती भूमिका हो सकती है। और उन्होंने फिल्म निर्माताओं से आह्वान किया कि इस दिशा में भी कुछ प्रयत्न करें। आजादी के बाद लोकतांत्रिक भारत के उदय के साथ साथ जब पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री का पद प्राप्त किया, प्रधानमंत्री बने, तो जिस तरह से उन्होंने देश के अनेक क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, नानाविध क्षेत्रों में उनका ये योगदान राष्ट्रीय विकास में रहा है। और साथ ही चाचा नेहरू के रूप में बच्चों के एक लोकप्रिय नेता के रूप में पंडित नेहरू को हम याद करते रहे। बच्चों के मन में उनकी एक अमिट छाप उस समय पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री बनने के साथ ही इस बात का संकल्प लिया कि बच्चों को अच्छी फिल्में देने के लिए क्यों नहीं एक संस्थागत प्रयास शुरू किया जाए। और उनकी ये परिकल्पना 1955 में बाल चित्र समिति, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के रूप में चरितार्थ होती है। और उनका ये सपना, पहला ही प्रयास फलीभूत होता है जब एक फिल्म बनी जलते दीप, और वेनिस फिल्म अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में उसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिलता है। उस समय ये उम्मीद जगी थी कि हमारी यात्रा, जो पंडित नेहरू की परिकल्पना थी, कहीं एक साकार रूप ले पाएगी। लेकिन शायद उस कल्पना की कसौटी पर आने वाले फिल्मकार
ये आने वाला समय खरा नहीं उतरा। 60-70 के दशक में जिन उद्देश्यों को लेकर के बाल फिल्म समिति की स्थापना की गई थी वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई, और समय समय पर जो ऑडिट या पब्लिक वर्क अकाउंट्स कमिटीज वगैरह थी उनकी रिपोर्ट यदि उठा करके देखें तो 79 तक आते आते तो यहाँ तक उन्हें सिफारिश करनी पड़ी कि क्यों नहीं इस समिति को बंद कर दिया जाए और एक नए विकल्प के रूप में नए तरीके से उसको प्रस्तुत किया जाए। उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वो प्रभावशाली नहीं हो पाया, और इसी के साथ साथ वित्तीय अनियमितताएं और गुणवत्तापूर्ण फिल्मों के अभाव में वो आंदोलन कहीं विचलित होने लगा। मसाला फिल्मों का दौर, एक्शन फिल्मों का दौर, उस समय बाल फिल्मों को किस रूप में लिया? प्रश्न ये भी है कि बाल फिल्में आप किसको कहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ मुख्य रूप से तारे जमी की बात की जाती रही, बच्चों की फिल्म के रूप में भी कुछ लोगों ने उसको कहा। एक दौर था जब हाथी मेरे साथी या ऐसी फिल्में बनी जिन्होंने कहीं बच्चों को भी गुदगुदाया, बच्चों को भी प्रेरित किया। चिल्लर पार्टी, स्टैनले का डिब्बा, कोई मिल गया, आई एम कलाम, धनक आदि कुछ फिल्मों के नाम लिए गए। फिर प्रश्न उठा कि क्या ये फिल्में वस्तुतः बच्चों के लिए निर्मित हैं या वयस्कों को बाल समस्याओं की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए फिल्में निर्मित की गई। बहुत सारी चुनौतियां थी। क्या इस तरह के फिल्म निर्माण में देश के समाजशास्त्रियों का, क्या इस तरह के फिल्म निर्माण में मनोवैज्ञानिकों का, शिक्षाविदों की किसी तरह की भूमिका को रेखांकित किया गया, या उनको आधार बना करके फिर बच्चे कौन से? बाल चित्र समिति जो हमारे यहाँ बनी, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी, इसका भी मुख्य रूप से जो हमारा शहरी बच्चा है उस पर ध्यान केंद्रित रहा। फिर बच्चों की वैल्यूज चेंज होने लगी। आज के दौर में जिस तरह के मीडिया में हमारी बाल पीढ़ी पल रही है, बड़ी हो रही है, उसकी वैल्यूज, उसका चिंतन, उसके सोच समझ का तौर तरीका बिल्कुल बदल गया है। क्या हमारी फिल्में उन सारे मूल्यों की संवाहक बन पा रही है? किस तरह पाश्चात्य और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को समन्वय बना करके हम एक ऐसा आंदोलन खड़ा करते हैं बाल फिल्मों के माध्यम से जो हमारी राष्ट्रीय अस्मिता के साथ साथ उन पारिवारिक सामाजिक मूल्यों के प्रति समर्पित होकर के हम एक ऐसा नागरिक तैयार कर सकें जो अंततः एक ऐसे समाज के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सके जिनकी बात हम एक आदर्श समाज के रूप में करते हैं। एनिमेशन फिल्में 2005 तक का दौर एनिमेशन फिल्में प्राय नहीं के बराबर थी। अनायास हनुमान जैसी पौराणिक केंद्रों पर, पौराणिक चरित्रों पर आधारित फिल्म बनती है जिसने कुछ हद तक सफलता प्राप्त की। फिर जैसा दौर होता है, एक तेवर की फिल्म यदि को चलती है तो फिर एक उस तरह की शुरुआत हो जाती है। कृष्णा आई, हनुमान रिटर्न्स आई, लेकिन वो उतनी प्रभावी नहीं। सुपरमैन और स्पाइडरमैन और किस तरह के कैरेक्टर्स आ गए। क्या भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या हमको ऐसे कैरेक्टर दे पाए हमारी पीढ़ी को जो उन आधार पर कहीं अपने जीवन को, अपने भविष्य को कहीं देख सके, संवार सके? वो किस तरह के मानदंड होने चाहिए? मुझे लगता है बहुत सारी चीजें हैं। एक बार ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा था कि भारतीय दर्शक अपरिपक्व है, हमें उसकी रिसेप्टिविटी पर ध्यान देना होगा। यही स्थिति मुझे लगता है बच्चों के संदर्भ में भी है। हमारी फिल्में एक्सक्लूसिवली बच्चों के लिए जो बनती हैं उनके लिए सर्टिफिकेट की व्यवस्था नहीं है। जो सेंसर बोर्ड की ओर से फिल्में दी जाती हैं उसमें एक UA करके है जो पेरेंटल गाइडेंस में बच्चे जिस फिल्म को देखें। मुझे लगता है इसके साथ बहुत सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं जिन पर हमें ध्यान देना होगा कि फिल्म आंदोलन को हम आने वाले समय में किस तरह का मोड़ दे सकते हैं। क्या बड़े बड़े स्टार आधारित इस तरह की फिल्में बन सकती हैं अपने सीमित संसाधनों में, सीमित बजट में? क्या हम कोई इस प्रकार का एक माहौल देख सकते हैं जहां हम एक स्वस्थ मनोरंजन दे सकें आज के इस एक्शन और मसाला फिल्मों के दौर में? किसी समय धर्मेंद्र ने कहा था कि हमारे दौर में ऐसी फिल्में बनती थी जो एक पारिवारिक फिल्मों के रूप में होती थी और वो फिल्में ऐसी थी जिसमें परिवार में सब लोग साथ बैठ करके देख सकते थे। धीरे धीरे जिस तरह का दौर आया द्विअर्थी संवाद का, और भी उसके साथ कई तरह की चुनौतियां जुड़ी, क्या वो फिल्में इस तरह की हैं जो एक उस पारिवारिक माहौल में हम देख सकें और बच्चों को जिन संस्कारों की या जिन मूल्यों की हम बात करते हैं उनका कहीं उनको एक इस तरह की भूमि तैयार कर सकें
जहां वो उन चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में समझ सकें। बहुत सारी चुनौतियां हैं, तो इस बाल दिवस के अवसर पर हमने सोचा क्यों नहीं इन मुद्दों पर हम अपने कुछ विशेषज्ञों के साथ संवाद करें। संयोग से इस परिचर्चा में जो नाम मैं देख पा रहा हूं, अभी कई ऐसे मित्र जुड़े हैं जो इस फिल्म आंदोलन के साथ, मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं। तो जैसा भी समय बाद में रहता है, इस पर और अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे, प्रश्नोत्तर के माध्यम से, अपनी टिप्पणियों के माध्यम से। तो मैं शुरुआत करता हूं श्याम माथुर जी के साथ। श्याम माथुर, बहुत लंबा मेरा इनसे संवाद होता रहा और अक्सर फिल्म, समाज, मीडिया, इन प्रश्नों पर हम चर्चा करते रहे। राजस्थान विश्वविद्यालय के पत्राचार अध्ययन जब पाठ्यक्रम चलता था, उस समय मुझे इनके गुरु होने का, शिक्षक होने का भी सौभाग्य मिला। तो ये एक शिक्षक और गुरु का जो संबंध था वो कब मित्र रूप में बदल गया मुझे नहीं पता, लेकिन कई मंचों पर हम साथ रहे। और जब जब मैंने इनको देखा, फिल्मों के प्रति इनकी उत्कट लालसा, फिल्म पत्रकारिता पर इनकी पुस्तक आती है, वेब पत्रकारिता पर इनकी पुस्तक आती है जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित हुई। फिल्मों के इतिहास पर इन्होंने पुस्तक लिखी और अमिताभ बच्चन जैसे कलाकारों पर भी आपने पुस्तक लिखी। फिल्म जगत की अनेक प्रमुख अभिनेता अभिनेत्रियों को साक्षात्कार करने का आपको अवसर मिला और इनके साथ रह करके मुझे भी कुछ फिल्म कलाकारों के साथ संवाद करने का मौका जयपुर में मिलता रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस से, अन्य माध्यमों से। राजस्थान पत्रिका और उसके पहले जब जयपुर से नवभारत टाइम्स प्रकाशित हुआ, जिसमें राजेंद्र माथुर जैसे हिंदी के प्रखर पत्रकार, जिस पीढ़ी को आज भी हम याद करते हैं, उनके सानिध्य में रह करके व्यावहारिक पत्रकारिता का एक प्रकार से प्रशिक्षण जो है श्याम जी ने किया उनके नेतृत्व में। नवभारत टाइम्स की वो सशक्त टीम आज भी हमें याद आती है जो श्याम जी के साथ या श्याम जी उनके साथ उस समय काम करते थे। राजस्थान विश्वविद्यालय का जनसंचार केंद्र, उसमें भी लगभग एक दशक तक मुझे एक विजिटिंग फैकल्टी के रूप में आपका सहयोग मिलता रहा। अनेक सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस में भी आपकी सहभागिता बराबर बनी रही। अनेक न्यूज़लेटर्स विभाग ने आपके सानिध्य में, मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने प्रकाशित किए। जनसंचार केंद्र की जो पुस्तक प्रकाशन योजना है, उसमें भी फिल्म और पत्रकारिता के अलग अलग पक्षों पर आलेखों से आपने उस साहित्य को समृद्ध किया है। फिलहाल आप फ्रीलांस जर्नलिस्ट के रूप में विभिन्न एजेंसियों के साथ जुड़े हुए हैं और अपना खुद का भी एक, जिसे कहना चाहिए कि एक न्यूज़ का एक प्लेटफॉर्म आपने बना रखा है और विशेषकर मीडिया संबंधी एक्सक्लूसिव या जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनके माध्यम से वो उसमें अपने एक तरह से वैचारिक मंथन करके उसको अपने पाठकों के सम्मुख अक्सर प्रस्तुत करते रहे हैं। टेलीविजन के लिए वृत्तचित्र आपने लिखे, फिल्म्स डिवीजन के लिए आपने हिंदी सिनेमा या भारत में सिनेमा की जब 1 सदी की यात्रा पूरी हुई तो पूरी एक डॉक्यूमेंट्री भी आपने बनाई थी। फिल्मों के संदर्भ में आपका एक व्यापक और विशद अनुभव। श्रीराम ताम्रेकर जो मध्य प्रदेश के प्रमुख फिल्म पत्रकार, उनके साथ एक योजना बनाई गई थी पूरा एक फिल्मों का एनसाइक्लोपीडिया तैयार करने का, वो योजना भी लगभग पूरी हो चुकी है। हालांकि दुर्भाग्य से श्रीराम ताम्रेकर जी हमारे बीच में अब नहीं रहे, लेकिन उस परियोजना के साथ भी आपका बहुत सक्रिय जुड़ाव रहा है। तो मैं अपेक्षा करूंगा भाई श्याम जी से कि जो कुछ विशद अनुभव आपका इस फिल्म के व्यावहारिक और अकादमिक जगत से रहा है, बाल फिल्म आंदोलन के संदर्भ में जो कुछ आप सोचते हैं, महसूस करते हैं, वो हमारे साथ शेयर करें। भाई श्याम माथुर। धन्यवाद संजीव जी। सबसे पहले तो मैं कम्युनिकेशन टुडे और डॉक्टर संजीव भानावत का इस बात के लिए आभारी हूँ कि उन्होंने आज का जो दिन, जो बाल दिवस पंडित नेहरू की याद में हम मनाते हैं, उस मौके पर बाल फिल्म आंदोलन को लेकर एक वेबिनार का आयोजन किया, एक ऐसे विषय पर जो बाजार की भाषा में अगर हम कहें तो किसी भी सूरत में एक बिकाऊ सब्जेक्ट नहीं है, एक बहुत ही गंभीर वैचारिक किस्म का विषय है। उसे उन्होंने आज अपने वेबिनार का आधार बनाया, तो मैं इसके लिए उनको साधुवाद और शुभकामनाएं देता हूं। और जो अपना मुख्य विषय है कि बाल फिल्म आंदोलन आज किस दौर में है, खास तौर से हमारे देश में, उससे पहले थोड़ा सा पृष्ठभूमि के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि जिस देश में 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा बच्चे मजदूरी करते हैं, 3 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, ईंट भट्टों में, चूड़ी बनाने के कारखानों में या कालीन की बुनाई करने में जिनकी ज़िंदगी खप जाती है, पूरी हो जाती है,
और जहां कोरोना काल में लाखों बच्चों की स्कूली पढ़ाई छूट गई है और शायद वे फिर से स्कूल ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, ऐसे माहौल में हम बच्चों की फिल्मों के बारे में बात करें, उनके मनोरंजन की बात करें, थोड़ा-सा त्रासदीपूर्ण लग सकता है, लेकिन इस सच्चाई से हम नज़रें नहीं चुरा सकते। जब बाल मज़दूरी की हमने बात की, तो मैं देश की जो जनगणना के आंकड़े हैं, जो पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, वही आंकड़े हमारे लिए नवीनतम हैं। तो वो आंकड़े हमें बताते हैं कि 5 साल से 14 साल की उम्र के लगभग 11 मिलियन बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, जिनमें से 9 मिलियन यानी 90 लाख बच्चे ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, यानी जिनका स्कूल से, पढ़ाई लिखाई से, मनोरंजन से या आधुनिक दुनिया से जिनका कोई सीधा संबंध नहीं है। इतने अधिक बच्चे जो अपनी जिंदगी को कितनी मुश्किलों के साथ, दुश्वारियों के साथ गुजार रहे हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों को ये भी पता होगा कि हर साल हम 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ इस दिवस को मनाता है और आईएलओ की जो इस साल रिपोर्ट आई थी, वो रिपोर्ट साफ-साफ कहती है कि आज दुनिया में 16 करोड़ से ज़्यादा बच्चे मज़दूरी कर रहे हैं। ऐसे बच्चे 16 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनका न तो स्कूलों से कोई रिश्ता है, न पढ़ाई-लिखाई से, न जिनके जीवन स्तर का कोई मामला है और कोविड के कारण यानी कोरोना के बाद लाखों बच्चे ऐसे हैं जो इन मुश्किलों में और घिरने वाले हैं। तो इस विपरीत और निराशावादी माहौल के बीच हम बाल फिल्म आंदोलन की बात कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि हमको बच्चों की फ़िल्मों को लेके या उनके मनोरंजन के साधनों को लेकर ये चर्चा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मेरा अपना मानना ये है, हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोग इससे सहमत हों, कि मौजूदा दौर में हमने बच्चों के लिए जिस दुनिया का निर्माण किया है, निश्चित तौर पर वो दुनिया ऐसी नहीं है, जो बच्चे अपने लिए चाहते हैं या जिसकी हमने कल्पना की थी। हम में से ज़्यादातर लोग मीडिया से जुड़े हैं, मीडिया विशेषज्ञ हैं। हमने पिछले महीने यानी अक्टूबर महीने में अखबारों में एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि अमेरिका के अनेक शहरों में टिकटॉक जो एक सोशल मीडिया का प्लेटफ़ॉर्म है, उसका एक कैंपेन चल रहा है, स्लैप द टीचर, यानी आप टीचर को थप्पड़ मारिए। हम कैसी दुनिया बच्चों को दे रहे हैं कि अमेरिका जैसा मुल्क टिकटॉक के इस कैंपेन को, इस चैलेंज को अलाउ करता है कि जब भी मौका मिले आप अपने टीचर को थप्पड़ मारिए और जो बच्चा जितने ज़्यादा टीचर्स को थप्पड़ मारेगा, वो उस चैलेंज का विनर होगा। भारत में बैठकर हम क्या इस बात की कल्पना कर सकते हैं जहां हम गुरुओं को इतना सम्मान देते हैं, इतना ऊंचा दर्जा देते हैं और दूसरी तरफ हमारा जो पश्चिमी देश अमेरिका, और कोई ताज्जुब नहीं कि उस तरह का कल्चर देर सवेर हमारे यहाँ भी आ जाए। तो बच्चों के लिए हमने जो ये दुनिया बना रहे हैं जहाँ स्लैप द टीचर जैसे कैंपेन चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि बच्चे स्वस्थ मनोरंजन से दूर होते जा रहे हैं। हमें परवाह नहीं है इस बात की कि क्या हम बच्चों को साफ सुथरा हेल्दी मनोरंजन दे रहे हैं, क्या हम उनके लिए अच्छे टीवी सीरियल्स बना रहे हैं, अच्छी फ़िल्में बना रहे हैं, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। और जब ये चीज़ें उन्हें उपलब्ध नहीं है, तो ये मान के चलिए कि वो टिकटॉक या दूसरे प्लेटफ़ॉर्म का सहारा लेंगे और वहाँ पर स्लैप द टीचर या ऐसे जो दूसरे तमाम वाहियात चैलेंजेज़ हैं या कैंपेन हैं, वो बच्चे उनसे सीधे-सीधे जुड़ रहे हैं। और इस चैलेंज से पहले भी टिकटॉक का एक और चैलेंज पिछले दिनों सुर्खियों में रहा था, जिसमें स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाता था कि वो अपनी स्कूल की प्रॉपर्टीज को डेस्ट्रॉय करें। अब बताइए आप, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बच्चों को इस बात के लिए उकसा रहा है कि पहले तो आप अपने स्कूल की प्रॉपर्टी को डेस्ट्रॉय कीजिए, उसके बाद अगला चैलेंज आपके लिए ये है कि आप अपने टीचर को थप्पड़ मारिए और जितने अधिक आप ये काम करेंगे आप उस चैलेंज के विनर बनेंगे। कैसी दुनिया हम बच्चों को दे रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनके लिए अच्छा हेल्दी स्वस्थ मनोरंजन जो है वो उपलब्ध नहीं है और बच्चे भटक कर, मोबाइल कल्चर के इस दौर में भटक कर उस तरफ जा रहे हैं जहाँ उनकी मनोरंजन की जो तलाश है, जो उनकी भूख है, वो किसी न किसी रूप में पूरी हो रही है। जो उनका बाल मन है, जो उनकी मानसिकता है, वो वहाँ उस इस तरह के कैंपेन में वो उसे पूरा कर रहे हैं। पिछले दिनों एक एनजीओ की रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था, तो ये एक कैलिफोर्निया का एनजीओ है, पीएलओएस। ये रिसर्च कम्युनिकेशन पे काम करता है और साइंस और टेक्नोलॉजी में जो बदलाव आ रहे हैं वो
उस पर बड़ी गहराई से नजर रखता है। हमारे लिए खास बात यह है कि इस एनजीओ ने बॉलीवुड की कुछ फिल्मों पर रिसर्च किया। 1995 से लेके और 2015 की अवधि में करीब 300 फिल्मों को इस एनजीओ ने स्टडी किया और ये बताया कि इन फिल्मों में शराब, तंबाकू और ब्रांडेड फास्ट फूड, ये तीन चीजें इतनी अधिक मात्रा में दिखाई जा रही हैं कि जिससे बच्चे बहुत तेजी से इनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। एनजीओ हमें बताता है कि इन 300 फिल्मों जिस पे उन्होंने स्टडी की, उनमें से 93% फिल्में ऐसी थी जिनमें शराब पीने का कम से कम एक सीन जरूर था। 70% फिल्में ऐसी थी जिसमें किरदारों को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया था और 21% फिल्में इनमें ब्रांडेड फास्ट फूड को दिखाया गया था। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि सिगरेट, तंबाकू या फास्ट फूड ये हमारी सेहत के लिए, बच्चों की सेहत के लिए कितना मुश्किल हो सकता है, ये बताने की मेरे ख्याल से अलग से जरूरत नहीं है। लेकिन ये एनजीओ का अध्ययन और ये जो माहौल है, ये बता रहा है कि हम बच्चों के लिए चूंकि स्वस्थ मनोरंजन उपलब्ध नहीं करा पा रहे, उनको जोड़ने वाली सामग्री, अच्छी फिल्में, अच्छे टेली सीरियल्स या अच्छे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पे अच्छे वेब सीरीज उनके लिए हम नहीं बना पा रहे हैं। अब जब वेब सीरीज की बात चली तो लगे हाथ हम सब इस बात से वाकिफ होंगे कि जिस तरह की वेब सीरीज आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे चल रही है, उनमें हम घर में अपने बच्चों के साथ जब उनको देखते हैं तो क्या फर्क बच्चों की मानसिकता पे पड़ता है, ये हम सब इससे अच्छी तरह वाकिफ हैं। लेकिन चारों तरफ ऐसा लग रहा है कि बच्चों के मनोरंजन के संसार पर एक चौतरफा हमला हो रहा है। हमला इस सेंस में कि उनको ये सब चीजें देखने के लिए कंपेल किया जा रहा है और उन चीजों के बीच रहते हुए जब बच्चा बड़ा होता है तो आप अंदाज लगा लीजिए कि किस तरह की मानसिकता उस बच्चे की होगी। और इसीलिए अमेरिका में या हमारे यहाँ भी बच्चे और हिंसा, ये जो बड़े जुड़े हुए मामले सामने आ रहे हैं। जैसा कि शुरू में डॉक्टर भानावत जी ने भी बताया कि 1955 में हमारे यहाँ चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की स्थापना की गई थी और मकसद सीधा सा ये था कि बच्चों के लिए साफ सुथरी अच्छी फिल्में बनाई जाए ताकि जो उनकी रचनात्मकता है या उनके भीतर जो एक सहज भाव है, चाहे वो मैत्री के हैं, करुणा के हैं, परोपकार के हैं, तो वो भाव उन फिल्मों के जरिए सामने आए और बच्चों को लगे कि हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण करें जहां उनके लिए भी एक खुशनुमा माहौल हो और चारों तरफ एक अच्छा दौर रहे। तो बड़ी उम्मीदों के साथ पंडित नेहरू ने चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। और जैसा कि सर ने बताया कि पहली फिल्म थी जलदीप। वो जलते दीप नहीं थी भानव जी, उस फिल्म का शीर्षक था जलदीप। और बड़ी बात यह है कि केदार शर्मा ने उस फिल्म को बनाया था, जो राज कपूर के गुरु रहे और जिन्होंने नील कमल और दूसरी तमाम फिल्में बनाई, फिल्मों में गाने लिखे, स्क्रिप्ट वगैरह लिखी। राज कपूर के गुरु पृथ्वीराज कपूर ने अपने बेटे राज कपूर को भेजा था ये कह के कि आप केदार शर्मा से सीख लीजिए। और जब पहले ही दिन सेट पर राज कपूर ने गलती की तो केदार शर्मा ने एक जोरदार थप्पड़ उनके रसीद किया था। ये घटनाएं किताबों में और आलेखों में हमें मिलती है। तो इतना महान व्यक्तित्व उस फिल्म सोसाइटी से जुड़ता है। यानी जो आजाद देश का जो फिल्मकार है, उसे भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि मैं बच्चों के लिए इस तरह की फिल्में बनाऊं जो उनको एक अच्छा रचनात्मक संसार दे सके। इस फिल्म को वेनिस के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला था और एक नेशनल अवार्ड भी इस फिल्म को मिला। तो बड़ी उम्मीदों के साथ ये चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी शुरू हुई थी और पिछले 60 साल में हम देख रहे हैं कि आते आते अब आज ये स्थिति है कि फिल्म सोसाइटी का जो मूवमेंट है, जो कामकाज है, वो लगभग ठप सा हो गया है। और लंबे समय से जो मौजूदा सरकार है वो ये कोशिश कर रही है कि चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का वजूद ही खत्म कर दिया जाए। ये बहुत चिंता की बात हम लोगों के लिए है। और जो फिल्म सोसाइटी के आखिरी चेयरमैन थे मुकेश खन्ना, 2015 में इन्हें चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया गया था। 2018 में जब इनका कार्यकाल पूरा होने वाला था, उसके करीब करीब 6 महीने पहले मुकेश खन्ना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों से उन्होंने अपने इस्तीफे का कारण नहीं बताया, लेकिन ये बात सबको पता लगी कि चूंकि सरकार इस चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी को फिल्म्स डिवीजन में मर्ज करने की कोशिश कर रही है और मुकेश खन्ना इस कदम के काफी खिलाफ थे, तो चूंकि वो कुछ कर नहीं पाए तो उन्होंने लेकिन इस्तीफा देना गवारा किया और उसको मंजूर किया।
और 2018 की ये घटना है, उसके बाद सरकार ने किसी फिल्मकार को चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का दायित्व नहीं सौंपा है। तो इससे पता गुड लगता मॉर्निंग है सर। कि हम लोग, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। तो इससे पता लगता है कि हम लोग बाल फिल्म आंदोलन और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी को लेके कितने गंभीर हैं। 2018 से एक आईएएस अधिकारी चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का कामकाज देख रही हैं, और आज अगर आप चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको आधी अधूरी जानकारी मिलेगी। यहाँ तक कि जो उनकी पहली फिल्म है जलदीप, उस फिल्म का भी वीडियो वहां पर उपलब्ध नहीं है। जबकि मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे फिल्मकार, जिनमें श्याम बेनेगल भी रहे, सई परांजपे, नंदिता दास, शबाना आजमी, इन लोगों ने चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के साथ मिलकर और अपने स्तर पर भी बाल फिल्म आंदोलन को काफी आगे बढ़ाया और कोशिश की। शबाना आदमी जैसी अदाकारा ने मकड़ी फिल्म में काम किया, नंदिता दास तो चेयरपर्सन रही फिल्म सोसाइटी की, और इन्होंने कोशिश की कि ये फिल्में जो है बच्चों के लिए नियमित तौर पे बनाई जाए। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बच्चों की फिल्म को लेकर जो एक सरकारी संगठन है चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी, उसके मूवमेंट को, उसके कामकाज को आगे बढ़ाने की तरफ न तो सरकार का ध्यान है और न फिल्मकार इस दिशा में कुछ प्रयास कर पा रहे हैं। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ने कई फिल्में बनाई, और पिछली जो बहुत चर्चित फिल्म उसकी रही हारून अरुण, विनोद गनात्रा की ये गुजराती फिल्म है। इसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 8 पुरस्कार मिले। बहुत कम फिल्में भारत की ऐसी होती है, बड़ी फीचर फिल्में भी, जिनको 8-8 पुरस्कार मिलते हैं। इस फिल्म को मिला। इसमें इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को सब्जेक्ट के तौर पे लिया। हारून नाम का एक बच्चा जब सरहद पार करके गलती से हिंदुस्तान आ जाता है, और यहाँ के लोग, गुजरात के लोग उसका नाम सही उच्चारित नहीं कर पाते, हारून को अरुण के रूप में देखते हैं। वो सोचते हैं एक हिंदू बच्चा है, और वो बच्चा किस तरह उनका दिल जीत लेता है, और किस तरह सरहदें बच्चों के मन में भी घर करती जा रही है, ये उस फिल्म के जरिए हमें बताने की कोशिश की गई। तो चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की हम बार बार चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि न सिर्फ मनोरंजन, बल्कि अच्छा मैसेज और एक अच्छी भावना के साथ जो फिल्में बनाने का सिलसिला शुरू किया गया था, वो सीएफएस चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ने उसे काफी आगे बढ़ाया। दुर्भाग्य से पिछले 3-4 वर्षों में इस दिशा में बहुत कम काम हो रहा है। हम में से शायद बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि 1990 में अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह का आयोजन हमारे राजस्थान में हुआ था, उदयपुर शहर में। उस समय गिरिजा व्यास सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री थी। तो उनके प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बाल फिल्म समारोह उदयपुर जैसे शहर में होता है। 10 दिन तक इत्तेफाक से मुझे उस फेस्टिवल को कवर करने का मौका मिला, और नवभारत टाइम्स के सभी संस्करणों के लिए मैंने उसे कवर किया। और जो फिल्मकार उस फेस्टिवल में आए थे और गुलजार जैसे लोग उसमें जूरी में शामिल थे, उनके साथ मुझे संवाद करने का भी अवसर मिला। और तो 40 साल पहले, ये करीब 30 साल पहले राजस्थान के उदयपुर शहर में बाल फिल्म आंदोलन की एक धमक हम सुनते हैं। लेकिन 30 साल बाद हम देखते हैं कि न तो उदयपुर, न राजस्थान और न देश बाल फिल्मों के मूवमेंट को लेकर कहीं कोई हलचल नहीं है। अब आज का जो दौर है जो बाल फिल्मों को लेके, वो ये है कि 2 तरह की फिल्में बन रही हैं। खास तौर से सिर्फ बच्चों के लिए कोई फिल्म बने, ऐसे प्रयास बहुत कम हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे प्रयास ज़रूर हो रहे हैं जिनमें किरदार बड़े हैं, लेकिन फिल्मों का जो कथानक है, जो सब्जेक्ट है, उनके केंद्र में बच्चे हैं। बहुत सारी फ़िल्में ऐसी हैं, अगर हम याद करें तो पिछले दिनों की बात करें तो नील बटे सन्नाटा, स्वरा भास्कर इसके मुख्य किरदार के रूप में थी, और किस तरह एक बच्ची अपनी माँ को पढ़ाई की तरफ प्रेरित करती है। तो नील बटे सन्नाटा की बहुत चर्चा हुई। थोड़ा और पहले जाएँ तो तारे ज़मीं पर, आमिर खान जैसा सितारा, बच्चों के लिए फ़िल्म नहीं है, लेकिन बच्चे उसके केंद्र में हैं। एवरी चाइल्ड इज़ ए स्पेशल, ये इस फ़िल्म का टैग था। बताना चाहते हैं कि आप हर बच्चे में, कंपटीशन के इस दौर में, वो मत ढूंढिए जो बाकी बच्चे कर रहे हैं, आप सोचते हैं कि हमारे बच्चे भी उस तरफ जाएं। तो तारे जमी पर पहली बार हमको आईना दिखाती है और कहती है कि जिन बच्चों में कोई ना कोई अगर शारीरिक दिव्यांगता या कुछ कमी है, उसके बावजूद वो बच्चा अपने स्तर पर कहीं ना कहीं सक्रिय है और अपनी एक अलग पहचान बना सकता है। तो ऐसी फिल्में लगातार ही। थोड़ा और अगर पहले जाएं तो 80 के दशक में मिस्टर इंडिया एक फिल्म आई थी जिसमें अनिल कपूर और श्रीदेवी थे। शेखर कपूर, जो बच्चों के लिए पहले भी मासूम जैसी फिल्म बना चुके थे, लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा, जिसका गाना काफी मशहूर रहा।
80 में वो मिस्टर इंडिया लेके आए। उसके बाद हम देखते हैं कि बी आर चोपड़ा जैसे फिल्मकार वो भूतनाथ फिल्म लेके आते हैं जिसमें अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिका में काम कर रहे हैं। बच्चों के विषय पर फिल्म है, लेकिन अमिताभ ने उसमें काम किया। कहीं ना कहीं वो भी इस बात को समझते हैं कि बच्चों के मनोरंजन की दुनिया को हम कैसे खूबसूरत, कैसे खुशनुमा बना सकते हैं। भूतनाथ के बहाने हम भारतीय परिवारों में जो रिश्ते बिखर रहे हैं, जो वैल्यूज खत्म हो रही है, उस पर भी चर्चा की गई। ऐसे ही विशाल भारद्वाज जिन्होंने कई चर्चित फिल्में बनाई, वो बच्चों के लिए ब्लू अम्ब्रेला लेकर आया जिसमें पंकज कपूर मुख्य भूमिका में थे। इरफान कमल, वो थैंक्स माँ उनकी बड़ी चर्चित फिल्म रही, जो एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो खुद को सलमान खान कहना पसंद करता है, दूसरे आवारा और अनाथ बच्चों के साथ वो पॉकेट मारी करता है। उसकी एक इच्छा है कि किसी दिन वो अपनी माँ से मिले, और वो अपने बाल सुधार गृह से भाग जाता है। ये गाड़ी का शोर बहुत आ रहा है मेरे ख्याल से। हेलो हेलो, हाँ अब थोड़ा स्पष्ट है। प्रियदर्शन जैसे फिल्मकार, उन्होंने बच्चों के लिए फिल्म बनाई बम बम बोले, जिसमें एक भाई और बहन की कहानी है। माँ बाप उनके गरीब हैं, जो गरीब माँ बाप हैं तो दोनों बच्चों को जूते नहीं दिला सकते। बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं लेकिन उनके पास जूते नहीं है। बड़ी मार्मिक कहानी जिस पर ईरान के फिल्मकार माजिद मजीदी ने भी फिल्म बनाई थी। तो पहली शिफ्ट में बच्चा जूते पहन के स्कूल जाता है, और अगली शिफ्ट में उसकी बहन उसको रास्ते में मिलती है, वो जूते उसे पहनाता है और वो स्कूल जाती है। बहुत ही मार्मिक कहानी। उस स्कूल में एक दिन एक वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता होती है, उसमें थर्ड प्राइज है एक जोड़ी जूते। वो बच्चा इस उम्मीद के साथ उस कंपटीशन में हिस्सा लेता है कि अगर वो थर्ड आया तो एक जोड़ी जूते उसे मिलेंगे जो वो अपनी बहन को गिफ्ट दे सकेगा। इत्तेफाक से वो बच्चा उस स्पर्धा में फर्स्ट प्राइज उसको मिलता है। तो बड़ा निराश हो जाता है क्योंकि फर्स्ट प्राइज में जूते नहीं थे, और उसकी जिंदगी जूतों के इर्द गिर्द इतनी इंपॉर्टेंट रूप से सिमट गई थी कि वो निराश हो जाता है कि मुझे फर्स्ट प्राइज नहीं चाहिए। तो बड़ी एक मार्मिक किस्म की कहानी बच्चों के बहाने दिखाई गई थी। इसी तरह की एक फिल्म आई थी तहान, जिनमें एक गधा और एक बच्चा, उनके जो आपसी रिश्ते थे उस पर उन्होंने फिल्मकार ने केंद्रित किया। तो कई फिल्में जो जिनके केंद्र में बच्चे हैं वो लगातार हमारे फिल्मकार बनाते रहे। और अमिताभ बच्चन की जैसे अभी हमने बात की थी, तो उन्होंने भी कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी ब्लैक, संजय लीला भंसाली की। ये हालांकि बाल फिल्म नहीं है, लेकिन इस फिल्म के केंद्र में शुरुआती तौर पे शुरुआती रील्स में एक ऐसी बच्ची है जो नेत्रहीन है, दृष्टिहीन है, और जो न बोल सकती न सुन सकती। अमिताभ बच्चन ने इस बच्ची के एक कठोर शिक्षक का रोल उसमें निभाया था। बाद में वो बच्ची बड़ी होकर रानी मुखर्जी का किरदार है और अमिताभ बच्चन उसके टीचर के रूप में। तो ब्लैक फिल्म को कितनी सराहना और कितनी तारीफें मिली ये हम सबको पता है। तो अमिताभ बच्चन जैसे मुख्य धारा के महानायक जिसे हम लोग कहते हैं, वो भी इस बात को समझते हैं कि बच्चों से जुड़ा कोई विषय हो और उस पर जब फिल्म बने तो कितनी बड़ी तादाद में दर्शक और लोग उससे जुड़ते हैं। इसी तरह की एक फिल्म की चर्चा भानाज जी ने भी की थी, आई एम कलाम। एक बच्चा जो टेलीविजन पर राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का भाषण सुनकर यह निर्णय करता है कि वो बड़ा होकर कलाम ही बनेगा, और किस तरह वो अपनी जिंदगी की मुश्किलों के साथ, दुश्वारियों के साथ जूझते हुए आगे बढ़ता है, और उसकी एक ही ख्वाहिश है कि वो कलाम से मिलना चाहता है। कैसे वो इसमें कामयाब होता है, इस संघर्ष को, इस जद्दोजहद को नील माधव पांडा जो इसके फिल्मकार थे उन्होंने बड़ी गहराई से इस फिल्म को निभाया था। और संयोग की बात यह है कि आई एम कलाम जो है वो एक राजस्थान की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म है। उसमें जो छोटू जो लड़का है वो राजस्थान का रहने रहने वाला है, और वो नन्ना छोटू उसके चारों तरफ वो फिल्म घूमती है, और किस तरह कलाम का एक भाषण सुनकर, और वो बाल मजदूरी करने के बावजूद किताबों के साथ अपना वक्त गुजारता है, सड़कों पर पड़ता है, और उसका एक ही सपना है कि वो कलाम जैसी बड़ी शख्सियत बनना चाहेगा। विधु विनोद चोपड़ा जिन्होंने मुन्ना भाई एमबीबीएस या दूसरी तमाम फिल्में बनाई हैं, काफी चर्चित फिल्में, उन्होंने भी कुछ अरसा पहले एक फिल्म बनाई थी फरारी की सवारी। उसमें एक बच्चा वो चाहता है कि किसी भी तरह उसको फरारी कार की सवारी करने का मौका मिले। तो फिल्म का ये जो बच्चा है, ये केओ उसका नाम है, वो क्रिकेटर भी बनना चाहता है और फरारी की सवारी भी करना चाहता है। तो किस तरह उसके माँ बाप उस बच्चे की इस छोटी सी ख्वाहिश को, इस उम्मीद को पूरा करने के लिए और क्रिकेटर बनाने के लिए और फरारी में उसको घुमाने के लिए कैसे वो प्रयास करते हैं, बहुत ही मार्मिक रूप से इस फिल्म की चर्चा होती है।
तो ऐसा नहीं है कि मुख्य धारा का सिनेमा बाल फ़िल्मों पे काम नहीं कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो बाल फ़िल्मों के मामले में आती है, वो ये है कि बच्चे बाज़ार को लीड नहीं करते हैं। वो किसी फ़िल्म की कामयाबी में उनका इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता। हेलो? हेलो हेलो? हेलो हेलो? बच्चे कभी भी ये तय नहीं करते हैं कि कौन-सी फ़िल्म देखने हमें जाना चाहिए। अगर वो उनको जाना है, तो या तो वो अपने माता-पिता के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ ही वो उन फ़िल्मों को देख सकते हैं। तो चूँकि वो बाज़ार को लीड नहीं कर रहे हैं, वो फ़िल्म के जो कमर्शियल भविष्य है, उसको वो लीड नहीं कर पा रहे। इस वजह से बहुत सारे फ़िल्मकार बाल फ़िल्मों को बनाने का रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि वो सोचते हैं कि जब फ़िल्म में आजकल हम जैसा देख रहे हैं कि जो टेक्नीक हावी है और जिस तरह का माहौल है, तो बहुत सारा पैसा फ़िल्म बनाने में लगता है। तो वो जो फ़िल्मकार है, उसकी निगाहें बॉक्स ऑफिस की खिड़की पर होती है कि क्या फ़िल्म उतना रिटर्न उसको दे पाएगी। तो वो उसे लगता है कि जब बच्चा चूँकि बाज़ार में निर्णायक भूमिका में नहीं है, वो फ़िल्म को देखने और न देखने का फ़ैसला बच्चा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पेरेंट्स या उसके जो बड़े हैं घर में, भाई है या दोस्त लोग हैं, वो चूँकि तय करते हैं। तो ऐसे फ़िल्म बनाने का खतरा क्यों मोल लिया जाए? तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा इश्यू है जो बाल फ़िल्म आंदोलन के रास्ते में कहीं न कहीं रुकावट बन रहा है। दूसरी बात ये है कि ऐसी फ़िल्म अगर कोई स्वतंत्र फ़िल्मकार बनाता भी है, तो उसके प्रदर्शन का एक बड़ा इश्यू बन जाता है। उस फ़िल्म को कौन रिलीज़ करेगा और कौन ऑडियंस उसको देखना, कितने ऑडियंस उसको पसंद करेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा विषय है। जैसे रीजनल सिनेमा के साथ भी ये दिक्कत है कि उन फ़िल्मों को रिलीज़ करने की बड़ी समस्या है। पूरा जो फ़िल्म का जो मैकेनिज़्म है, जो नेटवर्क है, वो स्टार्स के इर्द-गिर्द और बड़े प्रोडक्शन हाउस उनके चारों तरफ सिमटा हुआ है। जो बड़े मल्टीप्लेक्सेस हैं या बड़े सिनेमाघर हैं, वहाँ पर बड़े सितारों की, बड़े प्रोडक्शन हाउस की फ़िल्में जो हैं, वही वहाँ रिलीज़ होती हैं या वो पहले से कॉर्पोरेट जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो उन्हें बुक करा लेते हैं। तो अब आप सोचिए कि बच्चों की फ़िल्म के लिए उनको सिनेमाघर भी उपलब्ध नहीं होता। तो कोई फ़िल्मकार अगर जोखिम लेके भी फ़िल्म बनाना चाहे, अपनी जेब का भी पैसा लगाए, तो सबसे बड़ी दिक्कत उसके सामने उस फ़िल्म को रिलीज़ करने को लेकर भी हो सकती है। इस वजह से मैं समझता हूँ कि बहुत सारे फ़िल्मकार चाहते हुए भी फ़िल्म जो है बच्चों की नहीं बना पाते हैं। तो जो ये सिनेरियो बच्चों को हम आज दे पा रहे हैं और जिस तरह मोबाइल के वीडियो गेम्स की तरफ वो आकृष्ट हो गए या सोशल मीडिया पर बच्चे बुरी तरह उलझे हुए हैं, चाहे वो इंस्टा है या दूसरे तमाम प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, तो उनको अगर हम साफ-सुथरा अच्छा सिनेमा दे पाएँगे। बहुत पहले मेरे को ऐसा ध्यान है कि दूरदर्शन में हर हफ्ते एक ना एक बाल फ़िल्म का प्रदर्शन किया जाता था। तो कम से कम हम टीवी चैनल्स के ज़रिए या अच्छे सैटेलाइट चैनल्स के ज़रिए इसका प्रयास कर सकते हैं कि हर हफ्ते कम से कम एक बाल फ़िल्म किसी न किसी चैनल पर हमें दिखाई दे। अगर आप गौर करेंगे तो सिनेमा से संबंधित जितने भी सैटेलाइट चैनल्स हैं, वहाँ बाल फ़िल्मों का प्रदर्शन शायद ही कभी किया जाता है। क्योंकि वही बात है कि बाज़ार वहाँ भी हावी है। ऐसी फ़िल्मों को विज्ञापन भी नहीं मिलेंगे। जब विज्ञापन नहीं मिलेंगे तो सैटेलाइट चैनल्स वाले उस फ़िल्म को दिखाना मेरे ख़्याल से पसंद नहीं करेंगे। तो एक बहुत ही विपरीत और निराशावादी माहौल बाल फ़िल्मों को लेके है, लेकिन ये आंदोलन आज भी आगे बढ़ सकता है, अगर जो इसके प्रदर्शन के रास्ते में जो रुकावट है वो और जो इनको फंडिंग को लेके जो दिक्कतें हैं, उसे हम दूर कर पाएँ, तो मैं समझता हूँ माहौल बदल सकता है। इस माहौल में मेरे को 50 के दशक की एक फ़िल्म है बूट पॉलिश, राज कपूर की फ़िल्म है, उसमें शैलेंद्र का एक बड़ा मशहूर गीत था, कि नन्हे-मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? इस गीत की कुछ लाइनें इस प्रकार है कि हमसे न छुपाओ बच्चों, हमें भी बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी, हमें भी समझाओ। और जवाब में बच्चे कहते हैं, आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा, आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा। न भूखों की भीड़ होगी, न दुखों का राज होगा, न भूखों की भीड़ होगी, न दुखों का राज होगा। बदलेगा ज़माना ये सितारों पे लिखा है, बदलेगा ज़माना ये सितारों पे लिखा है। तो 70 साल पहले बच्चों ने उम्मीद की थी कि बदलेगा ज़माना ये सितारों पे लिखा है। लेकिन हम अगर ईमानदारी से अपने गिरेबान में झाँक के देखें, तो न तो उनकी वो उम्मीदें पूरी हुई है, न उनकी आकांक्षाएँ और न उनके सपने। तो बहुत गंभीरता से हमको इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी। आपने बहुत विस्तार से ड्रग्स और फास्ट फूड संस्कृति में जूझता हमारा सिनेमा
आशा निराशा के दौर में आगे बढ़ता बाल फिल्म आंदोलन, उसके बहुत सारे उदाहरण देकर के आपने कहीं एक आशा का स्वर सामने रखा, वही दूसरी ओर जो सारी चुनौतियां हैं, चाहे वो फिल्मों के रिलीज करने को लेकर के है या बाजार प्रभावित दौर है, उस दौर में चाहे वो वेब सीरीज का चैलेंज है, बच्चों की उस सहज मासूमियत, उसकी जो कल्पनाशीलता, उस पर किस तरह से एक चौतरफा प्रहार हो रहे हैं, उसका बहुत व्यापक विशद विश्लेषण आपने हमारे सामने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस गवेषणापूर्ण विवेचन के लिए। और अब मैं आमंत्रित करूंगा अविनाश त्रिपाठी जी को। अविनाश त्रिपाठी जी सिनेमा और कला के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। जैसा मैंने कहा कि पिछले 3 दशक से आप मीडिया और उससे जुड़े हुए विभिन्न पक्षों पर सतत सक्रिय होकर के कार्य कर रहे हैं। लगभग 28-30 बरस पहले भारत के एक प्रमुख थिएटर समूह के साथ आपने अभिनय और निर्देशन की अपनी यात्रा शुरू की। दूरदर्शन का एक कार्यक्रम था, लोकप्रिय कार्यक्रम दृष्टि, उसके आप न्यूज़ एंकर बनते हैं और टेलीविज़न के साथ आपकी यात्रा शुरू होती है। ईटीवी का एक चर्चित कार्यक्रम दो टूक, उसका निर्देशन भी आपने किया और दूरदर्शन का एक दौर में बहुत ही चर्चित और लोकप्रिय कार्यक्रम आंखों देखी, उसके भी आप ब्यूरो चीफ रहे। एक प्रकार से दूरदर्शन और डिफरेंट टीवी चैनल्स के प्रमुख शोज के साथ आपका गहरा नाता रहा। उसके बाद या उसके साथ साथ समानांतर रूप से आप फिल्म निर्माण की ओर भी सक्रिय हुए और लगभग 700 से अधिक लघु फिल्में आपने बहुत सारे सामाजिक विषयों को लेकर के और पर्यटन के संदर्भ में बनाई है। एक आपकी चर्चित डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है अब बस, जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर केंद्रित थी और अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में वो प्रदर्शित भी की गई और सम्मानित पुरस्कृत भी हुई। कवि गीतकार के रूप में मतलब अविनाश त्रिपाठी के व्यक्तित्व के बहुत सारे पक्ष हैं। वो कलाकार भी हैं तो निर्देशक भी हैं, वो न्यूज़ एंकर भी हैं तो मीडिया शिक्षक भी हैं। एमईटी में लंबे समय तक आपने अध्यापन कार्य किया और मूल रूप से मेरा परिचय उनका उसी शिक्षक के रूप में जब वहाँ पढ़ा रहे थे, उसी दौरान में संपर्क में आया। तो एक कवि गीतकार के रूप में आपकी रचनाएं देश के विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। कॉलम राइटर भी हैं फिल्मों को लेकर के। राजस्थान पत्रिका समूह का जो डेली न्यूज़ समाचार पत्र था, उसमें आपने बरसों तक नियमित कॉलम लिखा, जो हमारे अभिनेता अभिनेत्री या फिल्मों से जुड़े हुए जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, उनके जन्म तिथियों पर, पुण्य तिथियों पर, महत्वपूर्ण अवसरों पर आपने जो भाषा का आपका प्रवाह है, जो भाषा पर आपकी पकड़ है, हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं पे, वो बहुत अद्भुत है। तो कॉलम राइटर के रूप में भी आपने पहचान बनाई। टीवी चैनल्स पर भी आपकी जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं वो प्रदर्शित की गई। फिल्मों के स्क्रिप्ट भी आपने लिखी। अब जयपुर से छोड़ करके आप मुंबई चले गए हैं और फिल्मों की दुनिया से भी जुड़े हैं और आपने बॉलीवुड के लिए भी काफ़ी गीत लिखे हैं और कृष्णा मूर्ति और शान जैसे प्रमुख जो हमारे गायक गायिकाएं हैं, कविता कृष्णमूर्ति, उन्होंने भी आपके गीतों को अपनी आवाज़ दी है। तो एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी जो कई फिल्म समारोहों के एडवाइज़र भी रहे और उनकी जूरी मेंबर भी रहे, मैं अविनाश त्रिपाठी जी को आमंत्रित कर रहा हूं। और जिन मुकेश खन्ना का जिक्र अभी श्याम माथुर जी कर रहे थे, तो जयपुर में एक कुछ वर्षों पहले का आयोजन था, उसमें मुकेश खन्ना के साथ बाल फिल्मों को लेकर के आपने एक पूरी जो परिचर्चा है उसको भी संचालित किया था। तो मैं अविनाश त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूं कि बाल फिल्म के जो ये विभिन्न संदर्भ कुछ मुद्दों को श्याम जी ने उठाया, तो आप इस पूरे आंदोलन की भूमिका को किस रूप में देखते महसूस करते हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे भाई अविनाश त्रिपाठी। माइक अविनाश जी, माइक आपका ऑफ है। आ रही आवाज सर? हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। बहुत बहुत आभार सर। मुझे लगता है कि इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के बाद मैं खुद को ही सुनना चाहूंगा कि मैं आखिर इस विषय पर क्या बोल रहा हूँ।
आदरणीय श्याम माथुर जी ने बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम मुझे लगता है कि जो बाल सिनेमा का है उसको कवर किया। और जब आप किसी भी इस तरह की विचार श्रृंखला में दूसरे या तीसरे नंबर पे बोलने के लिए आमंत्रित होते हैं, तो अक्सर जो पहला वक्ता अगर प्रखर वक्ता होता है तो बहुत सारे ऐसे विषय को कवर कर लेता है जो आपने सोचा होता है कि आप इन विषयों पर बात करेंगे। दो तीन बातें, बहुत अच्छी बात आदरणीय भानावत सर ने कही कि किस तरीके से सिनेमा, बाल सिनेमा का जब उदय हुआ था और आदरणीय नेहरू जी जिस तरीके से चाहते थे कि सिनेमा को लेकर एक माहौल बने बाल सिनेमा को लेकर, उस तरीके से हो नहीं पाया। और कुछ बातें श्याम जी ने कही है, मैं दोनों की बातों को लेकर अपनी बात कहना चाहता हूँ। पहली बात तो मुझे लगता है कि भारत में सिनेमा को लेकर बहुत गंभीरता कभी नहीं रही और अभी भी वो स्थिति नहीं है। सिनेमा का मेरा जहां तक मानना है कि ये दुनिया का सबसे नया आर्ट फॉर्म है, लेकिन सबसे प्रभावशाली है। दुनिया का कोई ऐसा आर्ट फॉर्म नहीं है जो आपके मस्तिष्क पर इतना ज्यादा प्रभाव डालता हो जितना सिनेमा डालता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि दुनिया के जितने भी अलग अलग आर्ट फॉर्म हैं, सबको अगर किसी एक माला की तरीके से सम्मिलित कर दिया जाए, समाहित कर दिया जाए, तो जो जादू बनता है वो सिनेमा है। चाहे वो पोइट्री हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो पेंटिंग हो, ये सारी अपने आप में इंडिपेंडेंट कलाएं हैं, लेकिन सिनेमा के अंदर ये एक उसका एक इंग्रेडिएंट हो जाती है जो सिनेमा कहलाता है। हमारे पास इतना महत्वपूर्ण टूल है, इतना महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन उसका इस्तेमाल हम बच्चों की, मैं कहूंगा कि परवरिश के लिए, उसकी तरबियत के लिए नहीं कर रहे। एक बच्चा जो छोटा होता है, जब अपनी बहुत प्रिमिटिव एज में होता है, जब वो, मैं उसको कहूंगा कि कच्ची मिट्टी की तरीके से होता है, उसको जो आप सुनाते हैं, उसको जो आप दिखाते हैं, वो लंबे समय तक उसके व्यक्तित्व के निर्माण में सबसे अहम भूमिका निभाता है। लेकिन आज बच्चों को दिखाने के लिए, बच्चों को सुनाने के लिए ना हमारे पास गीत है, ना हमारे पास सिनेमा है, तो हम उनको क्या दिखाएं? उनको हम मजबूरी में वो फिल्में दिखाते हैं जो बड़ों के लिए बनी हुई हैं, जिसमें बहुत सारी वो चीजें हैं जो बच्चा अगर देखेगा तो अपनी अधकचरी नॉलेज से, अपनी सेंसिटिविटी की वजह से उसको अलग तरीके से फील करेगा, जिसके मुझे लगता है कि लॉन्गर टाइम में दुष्परिणाम ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिसका इशारा भी श्याम माथुर जी ने कहा था कि इस तरीके से अमेरिका में हिंसा और इस बच्चों के साथ एक अलग तरह का जुड़ाव हो गया। 14-14, 15-15 साल के बच्चे कई बार हथियार लेकर अपने स्कूल में चले जाते हैं और वहां कारण किसी गोलीबारी तक हो जाती है। तो बहुत सारी चीजें, मुझे लगता है कि सिनेमा को हम बच्चों के लिए बना ही नहीं रहे हैं। बच्चों के जो जिस तरीके से उनका मानस होता है, उस मानस में किस तरह का सिनेमा उनके लिए हम बना सकते हैं जिससे उनकी पूरी तरबियत हम चेंज कर दें, उनकी जो सोचने की प्रक्रिया है उसको हम चेंज कर दें, उनको हम समाज के प्रति ज्यादा अनुकूल बनाएं, उनको हम समाज के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाएं। ऐसी फिल्में हम बनाकर उनकी पूरी सोच और उनकी जो व्यक्तित्व की विकास की यात्रा, उसको हम बेहतर कर सकते हैं। हमारे पास ऐसा सिनेमा ही नहीं है। श्याम जी अभी बात कर रहे थे कि हमारे पास जो वेब सीरीज बन रही है उसमें आप देखिए किस तरह का कंटेंट आ रहा है, जो टीवी सीरियल हमारे पास हैं वो किस तरह के आ रहे हैं, जिसमें क्या बच्चा आपके साथ दिख रहा है या पारिवारिक तौर पे, धर्मेंद्र जी ने जैसा कहा और भानावत सर ने उसका रेफरेंस दिया कि आज परिवार एक साथ बैठकर क्या कोई फिल्म देख सकता है, इसकी उम्मीद बहुत कम है। मैं चूंकि सिनेमा बनाने के साथ सिनेमा पे लिखता भी हूँ और इत्तेफाक से एक शायर भी हूँ, लिखता भी हूँ, तो मुझे डॉक्टर वसीम बरेलवी का एक शेर याद आ रहा है और वो बड़ा कमाल का शेर था जो आज के विषय से जुड़ता हुआ है कि बच्चों की तरबियत क्या आ गई टीवी के हाथों में, बच्चों की तरबियत क्या आ गई टीवी के हाथों में, कोई भी बच्चा अब अपने बाप के ऊपर नहीं जाता। अब आजकल का कोई भी बच्चा अपने परिवार का जो एक संस्थागत, मैं कहूंगा कि जिस तरह का संस्कार का निर्माण होता था पहले जमाने में, अब वो बच्चा उस तरह का कोई संस्कार ग्रहण ही नहीं करता, क्योंकि वो जो कुछ भी ग्रहण करता है वो टीवी से ग्रहण करता है और टीवी में ऐसी कोई चीज नहीं आती जो बच्चों के मानस के हिसाब से बनाई जाए। तो एक बहुत बड़ी कमी हमारी यहीं से शुरू हो गई है। दूसरी बहुत सारी फिल्मों का जिक्र श्याम जी ने कहा, मुझे लग रहा है कि वार्ता थोड़ी लंबी हो गई तो मैं अपनी बात को बहुत संक्षिप्त में कहूंगा। भारतीय सिनेमा का श्याम जी ने बहुत उदाहरण दिया, 1950 से लेकर और आज तक किस तरह की फिल्मों का निर्माण हुआ, बहुत सारे फिल्मों का रेफरेंस दिया, कुछ फिल्में इसमें छूट भी गई, लेकिन एक मोटे मोटे लेवल पर आपने लगभग सभी प्रमुख फिल्मों का जिक्र किया और उसमें किस तरह के मुद्दे थे। जो कुछ मुद्दे ऐसे थे जो बड़ों के लिए हैं। तारे जमीन के जो फिल्म जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो बेसिकली बड़ों की फिल्म है, जिसमें बच्चा एक केंद्र में है, लेकिन एक बड़ों को किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में, जिन परिस्थिति में आपके सामने कोई एक ऐसा बच्चा हो जो एक पूर्ण विकसित बच्चा नहीं है, जिसके अंदर कुछ अपनी कमियां हैं, लेकिन उस कमी को देखकर आप बड़े किस तरीके से सीखें,
ये उस कहानी का जो मुख्य केंद्र था, बच्चा उसका एक किरदार था, लेकिन कहानी बेसिकली वो बड़ों के लिए है। शिक्षा जो मिल रही है वो बड़ों के लिए है, बच्चों के लिए शिक्षा उसमें नहीं। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो बच्चों के लिए बननी चाहिए लेकिन नहीं बन पाती। अब इसमें जो एक बात श्याम जी ने कही, मैं उससे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं कि बच्चे शायद मार्केट को लीड नहीं करते। मैं इस बात को नहीं मानता। मुझे लगता है कि अगर आप भारतीय एडवर्टाइजिंग को अगर आप उसको रिसर्च के तरीके से आप देखें तो 50% से ज्यादा जो डिफरेंट एड्स हमारे पास आते हैं वो बच्चों के प्रोडक्ट के आते हैं, चाहे वो चॉकलेट के हों, चाहे वो अलग अलग तरह के बिस्किट्स के हों, चाहे वो नूडल्स के हों। और बच्चा चूंकि मैं कहूंगा कि एक इमोशनल बाइंग के द्वारा उनके सामान खरीदे जाते हैं। आपके घर में अगर एक 6 साल का 8 साल का बच्चा है और कोई नूडल्स का ऐड आ रहा है और वो देख रहा है तो वो अपने माँ बाप से कहता है, उसके पास वो फाइनेंशियल पावर नहीं है, वो फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है कि वो चीज वो खरीद सके, लेकिन अपने माँ बाप को वो जिद करता है और माँ बाप उसकी जिद की वजह से वो सामान घर में लेकर आते हैं। यह इमोशनल बाइंग। तो अगर सामान दूसरे खरीदे जा सकते हैं जिनके आधार पर मार्केट डिसाइड होती है, तो ये सिनेमा के साथ भी हो सकता है। हमारे फिल्म मेकर इस तरह का साहस नहीं दिखा रहे, तो मार्केट अभी भी उनके पक्ष में है अगर फिल्म मेकर इस तरह का साहस दिखाएं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप अगर देखें जनसंख्या के हिसाब से तो 2 साल से लेकर 18 साल का जो बच्चा है वो भारत में लगभग 43 से 44% है। 44% जो पॉपुलेशन है उसके लिए आप कोई बाजार में सामान लेकर नहीं आ रहे, तो ये हमारे फिल्म मेकर की गलती है, क्योंकि आपने बहुत बड़ा तबका अपने आप से अछूता कर दिया। और उनके साथ इमोशनल बाइंग जैसा सब्जेक्ट अगर आप अच्छी फिल्म बनाएंगे और वो फिल्म अगर बच्चों के तक पहुंचेगी मार्केटिंग के द्वारा, तो बच्चा अपने माँ बाप से कहेगा, वो कहेगा कि आप मुझे ये फिल्म दिखाइए, और आप उसको ले जाके दिखाएंगे तो आप उसका मानस तैयार कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा साहस नहीं कर, हमसे मेरा मतलब फिल्म मेकर से है जो ऐसा साहस नहीं कर पा रहे। दूसरी एक बात, हम अगर फाइनेंस और इकोनॉमिकल चीजों की बात कर रहे हैं, बहुत छोटा सा देश, क्योंकि भारतीय सिनेमा पे बहुत चर्चा हो चुकी है, तो भारतीय सिनेमा पे चर्चा ना करके मैं बगल में एक हमारा देश है ईरान, ये बहुत छोटा देश है और पिछले 30-40 साल से लगातार गृह युद्ध का शिकार रहा है। इकोनॉमी बुरी तरीके से डिस्टर्ब है, और जहां पर इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाती है वहां पे कला के पनपने की जो चांसेस हैं वो कंपैरेटिवली बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि मुख्य मुद्दा लोगों का सर्वाइवल और भूख ये होती है। लेकिन ऐसे विषम परिस्थितियों में, ऐसे विषम हालात में भी अगर आप देखें तो डेडिकेटेड फिल्म बच्चों के लिए लगातार पिछले 30 वर्षों से ईरान जैसा छोटा देश बना रहा है, तो हम क्यों नहीं बना सकते? आपके पास एक भी ऐसा फिल्म मेकर नहीं है, मैं भारतीय सिनेमा इंडस्ट्री के सारे फिल्म मेकर को कह रहा हूं, एक भी ऐसा फिल्म मेकर नहीं है जिसको आप ये कहें कि ये डेडिकेटेड चिल्ड्रन फिल्म एक्सपर्ट है। ये बच्चों की फिल्म बहुत खूबसूरती से बनाता है, उनकी संवेदनशीलता को पर्दे पे बहुत खूबसूरती से उकेरता है। आपके पास जफर पनाही नहीं है। हम ईरान की बात करते हैं तो जफर पनाही जैसा फिल्म मेकर है जो व्हाइट बलून जैसी फिल्म लेकर आता है। अगर हम ईरान के सिनेमा की बात करते हैं तो माजिद मजीदी जैसा फिल्म मेकर है जो बच्चों की बाकमाल फिल्म लेके आता है। अगर हम बात करते हैं तो बाशु जैसी फिल्में वहां पर बनती हैं, जो बहराम जोशाई की फिल्म है, जो कमाल की फिल्म है। आपके पास इतने अलग अलग रेफरेंसेस ईरान के सिनेमा के पास है, और जो फिल्म मेकर जो स्पेशलिस्ट है, आप माजिद मजीदी की बात करते हैं तो हमें पता है कि बच्चों के ऊपर फिल्म जो बनाई माजिद मजीदी है वो बेहद संवेदनशील फिल्में बनाते हैं। हम अब्बास कियारोस्तामी का नाम लेते हैं जो बेहद कमाल की फिल्में बनाते हैं, लिखी भी बहुत सारी फिल्में उन्होंने और बहुत सारी फिल्मों का निर्देशन किया। लेकिन आज भारतीय सिनेमा के पास एक भी ऐसा फिल्म मेकर नहीं है जिसको हम कह सकें कि ये बच्चों की संवेदनशीलता को पर्दे पर उभारने में, उसको पिक्चराइज करने में एक सफल फिल्म का एक भी नहीं। आपके पास एक दो नाम है जिन्होंने कोशिश की, चाहे वो अमोल गुप्ते हो जिन्होंने तारी जमीन पे लिखा और उन्होंने कुछ हिस्सा उसका डायरेक्ट भी किया, बाद में किसी विवाद की वजह से वो फिल्म आमिर खान ने डायरेक्ट की। उन्होंने फिर एक और फिल्म बनाई स्टैनली का डब्बा, जो उनकी ही लिखी और उनकी निर्देशित फिल्म थी, लेकिन उसके बाद वो हिम्मत नहीं कर पाए। और बाकी कोई ऐसा फिल्म मेकर नहीं है जो पूरी तरीके से डेडिकेटेड फिल्म मेकर हो जो बच्चों की फिल्म बनाते हैं। अगर ईरान बना सकता है और सरवाइव कर सकता है, उस फिल्म के कॉमर्शियल वैल्यू भी है, उसको देश विदेश में इनाम मिलता है और अपने देश में भी वो कहीं ना कहीं कॉमर्शियल रिटर्न लाती है। और ऑब्वियसली अगर कॉमर्शियल रिटर्न लाती है तभी वो फिल्मकार दूसरी फिल्म उसी तरह के विषय पर बच्चों पर केंद्रित वो बना सकता है। तो अगर वो बना सकता है तो हम क्यों नहीं बना सकते? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक फिल्म मेकर उस चीज को अभी समझ नहीं पा रहा है। बाजार रखा हुआ है, लेकिन बाजार को एक्सप्लॉइट करने के लिए जो टूल आपको इस्तेमाल करना चाहिए, जिस तरह की संवेदनशील कहानियां आपको लेकर आनी चाहिए थी। और सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं है। जब तक फिल्म मेकर ये सोचेगा कि ये आलू प्याज की तरह एक दुकान है,
जैसे बाकी चीजें बिकती है वैसे ही सिनेमा बिकना चाहिए। तो मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं उस सिनेमा का जो बड़ा फलक है उसको आप बहुत नैरो कर रहे हैं। सिनेमा समाज को एक ऐसा रास्ता भी दिखाता है जिससे वो कहीं बेहतर हो। एक हर फिल्म मेकर का कहीं ना कहीं इनहेरेंट मुझे लगता है कि ये कोशिश होना चाहिए कि आप उसको सिर्फ मनोरंजन के लिए मत बनाइए, उसको कहीं ना कहीं एक ऐसा समाज को आप एक संदेश दें जिसकी वजह से कहीं उसकी समाज की बेहतरी के लिए आपका सिनेमा एक टूल की तरीके से इस्तेमाल हो। जिस तरीके से लिटरेचर पहले करता था कि वो एक समाज को एक दिशा देता था, आज सिनेमा की वही स्थिति होनी चाहिए। और सिनेमा को मैं लेखन का एक एक्सटेंशन मानता हूँ, एक उसकी एक विकास की प्रक्रिया में एक अगला स्टेप सिनेमा है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है, अगर उसका आज भी जिम्मेदारी से इस्तेमाल करेंगे तो मुझे लगता है एक बेहतर कल हो सकता है और बच्चों के लिए एक अच्छा सिनेमा हो सकता है। क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए मैं चाहूंगा कि अब दूसरे जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको बुलाया जाए। उसके बाद अगर समय बचेगा तो बहुत सारी बातें हैं जो मैं कहना चाहता था, मैं अपने दूसरे उद्घोषण में जरूर उस बात को कहूंगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी। आपने अपने संक्षिप्त लेकिन सार गर्भित वक्तव्य में कुछ मूलभूत प्रश्न उठाए। किस तरह से फिल्म निर्माताओं के बीच में बच्चों के लिए फिल्म निर्माण की जो उदासीनता का भाव छा गया है, गंभीरता नहीं है, वो एक चिंता का विषय है। जहां विज्ञापनों में बच्चे इतने हावी हो रहे हैं, या जैसा आपने कहा कि उस पूरे मार्केट को कैप्चर कर लिया, क्या कारण है कि सिनेमा जैसी दुनिया में एक्सक्लूसिवली बच्चों पर केंद्रित फिल्में हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। कुछ चुनौतियां हो सकती हैं। पड़ोसी देश जहां इतनी बेहतरीन फिल्में दे सकते हैं, तो ये हमारा देश जिसके साहित्य की जो आपने बात की, इतनी विशद परंपरा हमारे पास है, इतने रचनाधर्मी लेखक साहित्यकार हमारे पास हैं, उनकी इतनी प्रमुख कृतियां हैं, अद्भुत बाल साहित्य हमारे यहाँ। तो पंचतंत्र की कहानियां कितनी लोकप्रिय रही हैं, जिनके माध्यम से पूरे की पूरी बाल पीढ़ी को संस्कार देने की बात हम करते रहे हैं। तो इतना विशद सांस्कृतिक हमारी समृद्धि होने के बावजूद ऐसे क्या कारण हैं कि हम फिल्मों के माध्यम से उस पूरी हमारी उस सांस्कृतिक जो वैभव यात्रा है उसको प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। और बच्चों के लिए जो आपने कहा कि एक ऐसी कल्पनाशील, उनकी जो मासूमियत है उसे कैसे हम बचा पाएं, ये एक बड़ी चुनौती है। 75 वर्ष देश की आज़ादी को हो चुके हैं, लेकिन अभी हम 75 फिल्में भी शायद नहीं बता सकते हैं जो एक्सक्लूसिवली बच्चों के लिए उनकी उस मनस्थिति, मानसिकता, उनका एक स्वस्थ मनोरंजन जिसकी बार बार बात यहाँ की जा रही है उस पर केंद्रित हों। तो इन सारी चुनौतियों के बीच आइए अब हम सुनते हैं प्रोफेसर अमिताभ श्रीवास्तव जी को। प्रोफेसर अमिताभ श्रीवास्तव जी पिछले लगभग 2-2.5 दशक से मीडिया में सक्रिय हैं और संयोग से मुझे भी 2-3 ऐसे मंच उनके साथ शेयर करने का मौका मिला दिल्ली और अनेक स्थानों पर, और उनको सुनने का मुझे सौभाग्य मिला। वर्तमान में संयोग से आप जयपुर में ही हैं और जयपुर का जो हमारा एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है निजी क्षेत्र का, मणिपाल यूनिवर्सिटी, उनका स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन जो है उसके आप डायरेक्टर के रूप में पूरी एक नई पीढ़ी को एक तरह से आप नेतृत्व दे रहे हैं। पिछले 2 दशकों में आपने देश के अनेक प्रमुख निजी विश्वविद्यालय और सरकारी विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य किया है समय समय पर, और अध्यापन प्रबंधन के साथ साथ मीडिया की विविध विधाओं में भी आप सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय से आपने अपनी पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, वहाँ से आपने थिएटर में एप्रिसिएशन कोर्स भी किया। विजिलिंग वुड्स जो सुभाष घई का मुंबई में एक प्रतिष्ठित संस्थान है, वहाँ से भी आपने स्क्रिप्ट राइटिंग के कोर्स किए, और इसके अतिरिक्त यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, यहाँ से भी आपने ट्रांस मीडिया स्टोरी टेलिंग का एक कोर्स जो है वो पूरा किया है। तो एक तरह से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर आपका मीडिया और उससे संबंधित क्षेत्रों में रहा है। प्रोफेसर श्रीवास्तव अध्यापन के साथ साथ टेलीविजन की दुनिया से भी बहुत निकट रूप से जुड़े हुए हैं। उन्हीं की एक पटकथा पर आधारित टेल्स ऑफ लामास दूरदर्शन पर नियमित रूप से प्रकाशित हो चुका है, जिसमें गोविंद नामदेव जैसे प्रमुख कलाकारों ने अपनी विशिष्ट भूमिका का निर्वाह किया है।
आपकी अनेक शोध एवं पटकथाओं पर आधारित अनेक वृत्तचित्र दूरदर्शन, ईटीवी, जी टीवी आदि अनेक टीवी चैनल्स पर प्रसारित होते रहे हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान, दैनिक जागरण मीडिया संस्थान, एमिटी यूनिवर्सिटी, नागपुर यूनिवर्सिटी, कलिंगा लिटरेचर फेस्टिवल समेत अनेक प्रतिष्ठित संस्थानों में आप समय समय पर विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किए जाते रहे हैं। लगभग 25 से ऊपर आपके शोध पत्र देश और विदेश के अनेक प्रमुख जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। मानव संसाधन मंत्रालय की एक परियोजना है जिसमें विभिन्न विषयों के कोश तैयार करते हैं। पत्रकारिता पर एक पारिभाषिक शब्दावली जो तैयार की गई, उसमें भी प्रोफेसर श्रीवास्तव का महत्वपूर्ण योगदान रहा और विशेषज्ञ के रूप में आपकी उपस्थिति रही। जो प्रकाशन योजनाएं हैं अलग अलग प्रकाशन संस्थानों की, जो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, उसमें आपने मीडिया के अनेक पक्षों पर अपने विचारात्मक आलेख और शोधपरक आलेख प्रकाशित हुए हैं। आपके मीडिया, संस्कृति और समाज, ये आपके प्रिय विषय रहे हैं, या कहूँ कि विशेषज्ञता और पसंद के कार्यक्षेत्र रहे हैं। आपके पटकथा और निर्देशन में एक वृत्तचित्र जगलर, जोकर या जाबाज यूजीसी और नोएडा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था ये वृत्तचित्र, और वहाँ पुरस्कृत और सम्मानित भी हुआ, जो मूल रूप से पत्रकारों के उस पूरे जीवन चरित्र को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था। भारत अफगानिस्तान संबंधों पर आधारित आपकी एक डॉक्यूमेंट्री रिश्ता रोटी का इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था और सम्मानित भी हुआ। शिक्षण और मीडिया के क्षेत्र में आपके योगदान को अनेक संस्थाओं की ओर से समय समय पर पुरस्कृत और सम्मानित भी किया गया। मीडिया के गंभीर अध्येता प्रोफेसर अमिताभ श्रीवास्तव का व्यापक अनुभव इन क्षेत्रों में रहा है। मैं उन्हें भी आमंत्रित करता हूं कि उस अवसर पर संबोधित करके इस विषय के विभिन्न पक्षों पर अपने विचारों से हमें संबोधित कर लाभान्वित करें। प्रोफेसर अमिताभ श्रीवास्तव। अमिताभ जी, माइक आपका। आभार सर। अकादमिक क्षेत्र के सर्वाधिक सम्मानित शिक्षकों में शामिल हमारे आदरणीय मानवत सर, श्याम जी, अविनाश जी और पूरी मित्र मंडली। जैसा कि अविनाश जी ने कहा कि सब कुछ कहा जा चुका है, और अविनाश जी के बाद ये जो एक्सक्यूज थी वो भी अविनाश जी ने कह दी है कि सब कुछ कहा जा चुका है। तो इसके बाद मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ नहीं रहना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि क्या के ऊपर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं कि व्हाट एक्चुअली द सीन इज, व्हाट एक्चुअली द सिनेरियो इज, इस पर बहुत सारे विस्तार से बात हो चुकी है। तो मैं अपनी बात को बहुत संक्षेप में क्यों और कैसे पर सीमित रखना चाहूंगा कि ऐसा क्यों हुआ और क्या किया जा सकता है, कैसे रास्ता निकल सकता है। पहली बात तो जो बात आपने कही, मैं अधिकतर बातों से आपके सहमत हूं और इसीलिए उनसे क्यों और कैसे के धागे निकालने की कोशिश करूंगा। मुझे लगता है जो बात आपने कही कि बच्चों की फिल्में कम बन रही हैं, इस पर सबकी आम सहमति है। कोई मेरे जैसा व्यक्ति ऐसी बात नहीं कह सकता कि नई फिल्में ज्यादा बन रही हैं। क्यों कम बन रही है, इस पर भी बहुत सारा चिंतन हुआ। कुछ और धागे निकालने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ और सूत्र निकालने की कोशिश कर रहा हूं। शायद मुझे लगता है कि ब्रिटेन और यूएस की जो धारणा में अंतर है, चाहे बच्चों की फिल्मों को लेकर, बाल फिल्मों को लेकर के, उसने ये डिबेट शुरू की और उसने इस स्थिति को पैदा किया। शुरुआती स्तर में जब तक देश सांस्कृतिक जगत पे फ्रांस और ब्रिटेन, यूरोप का प्रभाव रहा, चिल्ड्रन फिल्म जैसी चीजें शब्द आई, क्योंकि ये शब्द वहीं पे क्वाइन हुआ, वहीं पे उभरा। और लेकिन वहां से जब यूएस ने, अमेरिका ने हॉलीवुड का जैसे जैसे परचम लहराता रहा उसमें, और ऑस्कर को हमने सबसे बड़ा पुरस्कार मान लिया, उसके बाद आप ये देखें कि अचानक वहां पे फैमिली फिल्मों की अवधारणा प्रस्तुत की। फैमिली फिल्मों को मतलब जिसमें सबको मिलकर देखना है,
जब सबको मिलकर देखना तो एक फिल्म के अंदर क्या होगा कि कुछ चीजें पिताजी के लिए होंगी, कुछ चीजें माताजी के लिए होंगी, कुछ हिस्सा बच्चों का होगा। जैसे आपने ईरानी फिल्मों में कहा, वो भी क्या है कि वो बच्चों को मुख्य पात्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं। बच्चे शायद वहां शिक्षक हैं, बच्चे समाज का आईना है, एक कोमल भावना के जरिए पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। और ये परंपरा शायद और पहले जब न्यू रियलिज्म में आई तो बाइसिकल थीफ जैसी फिल्मों ने इसको लेकर के सामने आए। और अगर अपने देश में भी देखें तो अंकुर जैसी फिल्मों में श्याम मेनन के लास्ट में वो बच्चा ही होता है जो पत्थर उठाता है। तो ये जो धारणा है कि जब भी हम सामूहिक ढंग से बात करेंगे, समूह में चीजें देखेंगे, तो वो जैसे मसाला फिल्मों में होता था कि कुछ आगे की सीटों के लिए, कुछ पीछों की सीटों के लिए, तो इसमें परिवार भी जब जाएगा तो सबके लिए कुछ ना कुछ होगा, कुछ माता के लिए, कुछ पिता के लिए, कुछ बच्चों के लिए। ये एक मिक्स्ड बैग बनाने की कोशिश की, और शायद जब सबके लिए आप कुछ करते हैं तो किसी के लिए कुछ नहीं रह जाता। ये एक दूसरी समस्या है। इसीलिए शायद हमारे देश में मसाला फिल्मों को बड़े कम दोयम दर्जे के तरह, और इसको हमने एक डेरोगेटरी टर्म के तौर पे इस्तेमाल किया। शायद बच्चों की फिल्में भी कुछ मसाला फिल्मों की तरह से हमने पेश करने की कोशिश की। एक स्थिति तो ये है। अब दूसरी समस्या ये है कि वास्तव में बच्चे हैं क्या बच्चे भी वो फिल्में देखना चाहते हैं? भाई बच्चों का स्टार कौन है? बच्चों के स्टार शाहरुख खान है, बच्चों के स्टार सलमान खान। तो सलमान खान भी बच्चों को केंद्रित रख करके बीइंग ह्यूमन करके उनके आदर्श हैं। तो आज कई परिवार ऐसे हैं जहां पे माता और बेटी दोनों के लोगों के लिए आदर्श सलमान खान ही। तो जब दोनों लोगों के आदर्श सलमान खान है तो आपके पास मुख्य केंद्र है कहां? लक्षित वर्ग आपके पास है कहां? तो सलमान खान, शाहरुख खान वो टारगेट कर रहे हैं, वो और बाकायदा ऐसा नहीं कि सहज रूप से हो रहा है। दोनों तरफ से बच्चे भी सलमान खान, शाहरुख खान को पसंद कर रहे हैं, और सलमान खान और शाहरुख खान भी बच्चों को केंद्रित करके कुछ उनके लिए मसाला दे रहे हैं। तो एक ऐसी चीज, मैं यहाँ पर किसी पात्र के अवहेलना नहीं कर रहा हूं, उनके लिए कोई डेरोगेटरी वर्ड नहीं कर रहा हूं, मैं एक सिनेरियो पर चर्चा कर रहा हूं, उसमें आप किसी भी नाम को आप ऐड कर सकते हैं, ये केवल उदाहरण करूं। तो स्थिति यह है कि आज के दिन खुद बच्चा क्या है, क्या वो खुद ऐसी फिल्में देखना चाहता है? और आपने अगर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ने कुछ फिल्में ला करके दे दी तो जैसी तमाम डॉक्यूमेंट्री उनको देखेगा कौन? तो ये शायद मौजूद प्रश्न है कि इनको हमको समझना पड़ेगा, और इन यथार्थ से, क्योंकि हो सकता है कि जैसी बहुत सारी परियोजनाओं की तरह से सरकार ने दे दिया और फंड बन गया, फिर वो डिब्बे में बंद पड़ी रह जाएंगी, बच्चे देखेंगे नहीं। क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं, बच्चों को दिखलाएंगे कैसे? तो समस्याएं यहां पर अटक रही हैं। और मुझे लगता है कि तीन धारणाएं मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कि वो तीनों धारणाएं असफल होती गई हैं। क्यों? क्योंकि पहले बच्चों की फिल्मों में मान के चला गया कि जिसमें बच्चे मुख्य पात्र हैं, क्या बाल फिल्म वो है? तो वो धारणा धूमिल हो गई, क्योंकि ईरान ने दिखाया कि बड़े गंभीर विषय, जैसा कि आपने, अविनाश जी ने और श्याम जी ने चर्चा की, बड़े गंभीर विषय जो है वो ईरान ने उठा करके दिखाया कि जो बच्चों को केंद्र में रखते हैं। हमारे देश में भी बूट पॉलिश जैसी फिल्में, जैसे आपने कहा कि डेविड का जो रोल था और बच्चों ने जिस तरह से किरदार दिए, अंकुर जैसी, तो जिसमें एक ही क्षण के लिए आता है, या सत्यजीत रे का देखिए, अपूर्व संसार पूरा उनकी जो ट्रिलॉजी है कि 3-3 फिल्में बना रहे मुख्य पात्र, लेकिन क्या वो बाल फिल्म है? तो मुख्य पात्र, हम केवल विदेश की बात नहीं, अपने देश में भी देखें तो बच्चे को मुख्य पात्र को क्या हम बाल फिल्म का दर्जा दें? तो हमारे देश के शीर्षस्थ सिनेकारों ने ये साबित कर दिया कि बच्चा मुख्य पात्र है तो वो बाल फिल्म नहीं। अब दूसरी समस्या की, क्या बच्चा टारगेट ग्रुप है? तो हम बना सकते हैं क्या? तो बच्चों को टारगेट ग्रुप में देख करके हमने कुछ प्रयास किए, लेकिन वो बच्चे देख नहीं रहे। कि कोई ऐसी फिल्मों को अगर हम यहाँ पे देखें कि ठीक बच्चों को टारगेट ग्रुप हम मान करके केवल बच्चा ही टारगेट ग्रुप है, ऐसा भी प्रयोग नहीं सफल हो पा रहे, बहुत ही कम फिल्में बन पाई। और तीसरी चीज हमने करके देखी तकनीक की दृष्टि से कि हम एनिमेशन और ये सारी चीज देखें, शायद बच्चा केवल वो देखे। और अभी हम देखें कि अवतार से लेके सारी फिल्मों जहां पे एनिमेशन और ग्राफिक्स का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया, एवेंजर्स, वहां भी नहीं चला, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी भी बड़े लोग देख रहे हैं। तो एक मिक्स्ड बैग जैसी स्थिति क्रिएट हो रही है कि जहां पर हमारे लिए वास्तव में एक विषय के रूप में शायद चुनने के लिए अच्छा है, और बड़ा गंभीर विषय आपने चुना, लेकिन रास्ता निकालना मुश्किल है, क्योंकि बच्चे स्वयं नहीं देखना चाह रहे। बच्चे कौन है वास्तव में हमें ये नहीं पता कि किस एज तक का बच्चे जो है, यानी 5 साल 8 साल के बच्चों के लिए अगर हम चाहे सिनेमा के पात्र के रूप में वो दिखाता है कि जब आपने कहा जैसे एडवर्टीजमेंट में, वो साबित करता है कि धोनी मूर्ख है,
सिनेमा में उसकी जो कंटेंट है कि मूर्ख के सेंस में कि वो उनको बचकाना साबित करता है, उसकी इंटेलिजेंस सुपर दिखाई जाती है, उसकी इंटेलिजेंस वो सबको दिखाता है और शायद वो मार्केट क्रिएट करने का तरीका है। तो उसको हमने जो कोमल और मासूम भावनाओं के बजाय हमने उसको सुपर इंटेलेक्चुअल साबित कर दिया। अगर आप डांस शोज देखिए तो वहां पे वो रोमांस और उन पर बात करना शुरू करता है, उसकी थीम है। तो क्या बच्चा इतना बच्चा है, और जब वो इतना बच्चा हम वो वास्तव में परिवारों के बीच में हम उसको नहीं रख पा रहे हैं या इतना बड़ा नहीं है, तो क्या उसके ऊपर कंटेंट बनेगा, और बनेगा तो कैसे बनेगा और क्यों बनेगा? तो शायद यथार्थ को समझना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा अगर हम उसका कोई सूत्र निकालना चाहते हैं। अब मैं कुछ संभावित समाधान, मेरे पास कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं, आप लोग विद्वान लोग हैं, लेकिन कुछ संभावित समाधानों के ऊपर मैं बात करता हूं। शायद पेडागोजी के तौर पे स्कूल एक सेंटर ऐसे रह गए हैं कि जहां पर कंटेंट क्रिएट हो सकता है। स्कूल में पेडागोजिकल एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करी जाए। अगर हम सामूहिक रूप से कहीं बात कर सके कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बच्चों के लिए कुछ कंटेंट आप ला सकते हैं क्या, क्यों उनके लिए पेडागोजिकल टूल में ये सामान्य जानकारी, इतिहास, भूगोल को लाने के लिए क्या हम छोटी फिल्में बना सकते हैं क्या, उनके विषय से रिलेटेड, उनकी चीजों से रिलेटेड जो वो देखे, कम से कम विषय का ही हिस्सा होगा तो शायद उसके लिए भी रोचक होगा, लेकिन शायद हम लोगों ने इस पर ऑर्गेनाइज ढंग से एफर्ट करने की जरूरत है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि शायद जो नई पीढ़ी है, यंगस्टर्स जो है, जो हमारे पास जो मीडिया संस्थान है, उसमें मैं अपने को भी शामिल करता हूं, और उसके लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा, क्या हम फिल्में बना सकते हैं क्या? क्योंकि ये जो बच्चे होंगे, नई पीढ़ी, जो हमारे 18-19 साल के बच्चे होते, ये अभी बचपन से ऊपर उठे, तो वो हमारी तुलना में शायद बच्चों के मनोभावों को ज्यादा समझ सकते हैं। तो ये अगर कुछ कंटेंट बनाए उन बच्चों को केंद्रित करके, तो शायद कुछ किया जा सकता है। और चौथी और पांचवी चीज अगर आप ये देखें कि हर देश जो होता है अपने अपने बैंक पर भरोसा करता है, तो बैंकिंग सिस्टम सबसे बड़ी चीज। हमारा बैंकिंग सिस्टम क्या है? हमारा बैंकिंग सिस्टम हमारा लिटरेचर था, हमारा साहित्य था, रामायण और महाभारत था, जहां से सूत्र लेकर के बाहुबली जैसी फिल्में हिट होती हैं। आप एक भी पात्र बताएं कि उसमें जयद्रथ वध से लेकर के यमुना नदी पार करने तक के सारे प्रकरण वहीं से उठाए गए, लेकिन हमने उसको दरकिनार कर दिया है कि शायद वो गंभीर विषय नहीं है, वो बच्चे नहीं देखेंगे। लेकिन अगर उसको हम एडेप्ट कर सके तो बाहुबली जैसी फिल्म सुपर हिट होती। एक एक पात्र रामायण और महाभारत का लिया गया, और मैं कई बार तो मैं सोचता हूं कि अगर इन फिल्मों को बाल फिल्म कहा जा सकता है तो बाहुबली को क्यों नहीं बाल फिल्म कहा जा सकता? बाल फिल्म की परिभाषा किस तरह से करें? माजिद मजीदी की फिल्म बाल फिल्म है, तो बाहुबली क्यों नहीं है? तो अगर इस दृष्टि से देखें तो बाल फिल्म सुपर हिट है, कि जिसमें परिवार जो है, परिवार के लिए भी कंटेंट है, बच्चे के दृष्टिकोण से फिल्म देखना महत्वपूर्ण है, मासूम दृष्टि से देखना महत्वपूर्ण है, जैसा कि आपने कहा। लेकिन वो वैसा मासूम नहीं रह गया, उसको परिकथाएं नहीं कही जा सकती। अब इन परिकथाओं के बजाय नई कथाएं क्या कही जाएंगी? मैं कई बार सोचता हूं कि जब फौजी में शाहरुख खान पहली बार आए थे तो उनका नाम अभिमन्यु रखा गया था, कैप्टन अभिमन्यु। क्या अभिमन्यु जैसा नाम, पात्र जो कि कोरिलेट करता था कि युद्ध में लड़ना है, क्या वो नाम हम वो पात्र नहीं चुन पा रहे? ये वो गंभीर विषय है कि जहां से शायद यथार्थ को समझना, और यथार्थ को समझने के बाद हम शायद कुछ सूत्र निकाल पाए, और सामूहिक रूप से कुछ अगर हम प्रयास करें तो शायद कुछ मार्ग निकल सकता है, ऐसा मेरा सोचना है। ये अकेला कदम नहीं है, इसमें निश्चित रूप से सरकार का साथ चाहिए, आप जैसे वरिष्ठ जनों का साथ चाहिए, पत्रकारिता जगत का साथ चाहिए, जो लोग वास्तव में काम कर रहे हैं। और जो बात आप लोगों ने कही, आप लोगों का जो विषय अध्ययन था, मैं अभिभूत हूँ, आप लोगों ने अविनाश जी हो, श्याम जी हो, और उस सबसे पहले तो पूरा आधार हमारे आदरणीय सर ने जो किया, जिसके ऊपर ये चर्चा हुई, मैं आप सबके प्रति आभारी हूँ कि आपने मुझे बात कहने का मौका दिया। जैसा कि आपने कहा कि समय बहुत सीमित है, और मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा यहाँ पर। अगर कोई प्रश्न है तो निश्चित रूप से मैं हम लोग को। धन्यवाद अमिताभ जी। मिक्स्ड पैक कल्चर से जिस तरह से हमारा सिनेमा आज ग्रस्त है, ऐसे दौर में हम बच्चों के सामने कौन से रोल मॉडल पेश कर रहे हैं, उस चुनौती के बीच आपने बाल फिल्मों को परिभाषित करने की आवश्यकता महसूस करते हुए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए, विशेषकर जो हमारी नई शिक्षा नीति है
और मुझे पता नहीं डॉक्टर कस्तूरी रंजन कमेटी को फिल्मों के इसमें उपयोग के लिए कोई सुझाव मिले या नहीं मिले। हालांकि मैंने लगभग पूरी पढ़ी है ध्यान से, कहीं फिल्मों को लेके बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं है। डिजिटल लाइब्रेरी की और सबकी बात तो की गई है, लेकिन हालांकि ठीक है, यूजीसी और जो दूसरे हमारे एजेंसीज हैं वो सब लोग एजुकेशनल कंटेंट को उसके माध्यम पर लेके आ रहे हैं, लेकिन मनोरंजन के साथ साथ शैक्षिक मूल्यों को कैसे जोड़ा जाए, नई शिक्षा नीति यदि उस दिशा में कुछ दृष्टिपात कर सके और कुछ प्रयत्न कर सकें। और ये भी आपने सही कहा, केवल वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा देना इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। एक व्यवस्थित नियमित संवाद, और हमारे पास जो हमारी पूरी एक संपदा है, जब हम स्पाइडरमैन की बात कर सकते हैं, सुपरमैन की बात कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ भी महाभारत रामायण में ऐसे पात्र हैं जिनको केंद्र में रख करके हम भारतीय परिवेश के चरित्र अपने बच्चों के सामने ला सकते हैं। और बच्चों के लिए लिखना या फिल्में बनाना बच्चों का खेल नहीं है, उसमें बच्चों की सहभागिता को स्थापित करके परी कथाओं की उस काल्पनिक दुनिया से हट के यथार्थ के बोध पर आधारित कुछ स्वस्थ मनोरंजन यदि हम दे पाएं तो शायद हम हमारी उस नई पीढ़ी के साथ, बाल पीढ़ी के साथ न्याय कर सकें। अब ये चर्चा संवाद जो है ये एक चर्चा के लिए खुला हुआ है। जैसा हमारे तीनों विशेषज्ञों ने कहा, यदि हमारे जो भी इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं कोई टिप्पणी करना चाहें, उनके मन में कोई जिज्ञासा का भाव है और हमारे विशेषज्ञों के साथ वो विचार विमर्श करना चाहें तो आमंत्रित हैं। हालांकि मैंने शुरू में देखे थे हमारे साथ रायपुर से शाहिद अली भी हैं, यदि वो सुन रहे हैं मुझे, राम प्रवेश राय भी थे धर्मशाला से। कोई भी यदि मित्र हमारे इसमें सहभागी बनना चाहें। संजय जी स्वयं फिल्म निर्माता हैं। स्मृति मुझे दिख रही हैं बेलासर से, उड़ीसा। बालासर से। हाँ, बालासर जी, से। जी सर, वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ, कुछ कहना चाहें बताइए। हाँ जी, very good afternoon to all the esteemed speakers, and I had something to add to the discussion. Actually, it is very nice that we have chosen such an apt topic. और मेरा यही कहना है कि ये जो फिल्म्स हैं, ये भले ही चाइल्ड प्रोटैगनिस्ट हो या even if the theme is revolving around a child, it can very well be for the other population who are watching, क्योंकि हम सभी के अंदर एक बच्चा है, हम सभी उस अवस्था से गुजर के we have crossed that age। तो जो भी वो एक चाइल्ड प्रोटैगनिस्ट जो भी जिन भी चीजों से गुजरता है, whatever is being shown on screen, that can be very well connected to by other population also। तो मेरे ख्याल से ये सभी के लिए ही है। एंड अगर एक सही थीम को लेकर, एक अच्छे थीम को लेकर अगर प्रॉपर तरीके से एक फिल्म बनाई जाएगी, भले ही वो एक चाइल्ड प्रोटैगनिस्ट पोर्ट्रे कर रहा हो, तो आई थिंक इट कैन बी बस यही कहना चाहूंगी। थैंक यू। मैं आपकी सो गुड टू सी यू अविनाश त्रिपाठी सर। बस एक लाइन में अपनी बात कहना चाहूंगा। हाँ अमिताभ जी, आमंत्रित करता हूँ। आप जो बात आपने कही वो मैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ। चाइल्ड प्रोटैगनिस्ट होने में बुराई नहीं। देखिए, मैंने कहा कि बच्चे इस समय इसमें शिक्षक की भूमिका में वो हमको ज्यादा बेहतर ढंग से समझा रहे हैं, ईरान की फिल्मों ने दिखाया। लेकिन यहाँ मसला यह है कि क्या बच्चों के लिए जो जरूरत है इस एज में वो भी बनना चाहिए। बात में जी अविनाश म्यूट है आप। हाँ जी सर, अनम्यूट कर दीजिए। जी बहुत अच्छी बातें अमिताभ जी ने कही कि क्या समस्या है, इस पे तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, उसका समाधान क्या होना चाहिए। और एक बात जिसकी जिक्र अमिताभ जी ने कहा था, ये बात मैंने इनफैक्ट 4 साल पहले जब मुकेश खन्ना जी से बात हुई थी हमारी, और एक पैनल डिस्कशन नेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल का जयपुर में हुआ था, जिसमें अनिल कपूर साहब, इरफान साहब, काफी बड़े फिल्मकार भी आए थे, एक्टर्स भी आए थे। तो मैंने एक सजेशन दिया था इनफैक्ट चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी को कि हम बच्चों को मॉरल साइंस पढ़ाते हैं, हम बच्चों को स्पोर्ट्स पढ़ाते हैं, हम बच्चों को म्यूजिक पढ़ाते हैं, हम बच्चों को सिनेमा क्यों नहीं पढ़ाते, जो इतना महत्वपूर्ण टूल है जो आपकी पूरी परवरिश को निर्धारित करता है। हम सिनेमा पढ़ाना शुरू करते हैं ग्रेजुएशन के लेवल पर या पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पर, जबकि सिनेमा आप 5 के बाद 6 से लेकर 12 तक की क्लास में आप सिनेमा एज एन सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं।
उसका फायदा क्या होगा कि बच्चे को अच्छी और बुरी फिल्म के बीच का जो डिफरेंस है वो पता चलेगा। अच्छी फिल्में इसी बहाने बनने लगेंगी क्योंकि आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है, तो बहुत सारी ऐसी फिल्में बच्चों को केंद्रित करके बनाई जाएगी जो 6 से 12 साल, 6 से और 12वीं तक के बच्चों को केंद्र में रख के बनाई जाएगी। और जैसा भानावत सर ने कहा था कि हमारे पास अपार लिटरेचर है, बच्चों का लिटरेचर है, पंचतंत्र की कहानियां हैं, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो सिर्फ अक्षरों तक सीमित रह गई हैं। अक्षर कभी भी आपको उस हद तक प्रभावित नहीं कर सकते जो आपको दृश्य करता है। वो उसके साथ मिलकर जो आवाज आपके मस्तिष्क पे जो असर डालती है वो अक्षर नहीं कर सकते। तो हम सिनेमा बनाकर उनकी पूरी सोच को बदल सकते हैं, उनको एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। श्याम जी ने कहा था कि जो करुणा, इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं जो बच्चों के साथ बहुत जुड़े हुए होते हैं, शेयरिंग एक सब्जेक्ट है। हम अक्सर मेरी 6 साल की बेटी है, मैं उसको अक्सर बहुत सारी चीजें बताता हूँ कि अपने बच्चों से कैसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए। जब आप शेयर करते हैं तो शेयरिंग इज केयरिंग, वो आप एक तरीके से आप केयर करते हैं। ऐसे बहुत सारे संवेदनशील विषय हैं जो बच्चों के लिए भी बने हैं। उन विषयों पर अनफॉर्चुनेटली सिनेमा कभी, कॉमर्शियल सिनेमा ध्यान नहीं देता है, लेकिन अगर वो आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा तो शायद इस तरह की फिल्में बने, बच्चे भी ज्यादा सेंसिटिव होंगे, जो फिल्म मेकर ज्यादा सेंसिटिव तरीके से उनकी फिल्में बनाएगा, और जो टीचर होगा वो भी कहीं सेंसिटाइज होगा इस तरह के विषय को लेकर। तो मुझे लगता है कि ये भी सुझाव जाना चाहिए सरकार के पास कि जब हम सारे विषय, हम मॉरल साइंस इसीलिए तो पढ़ाते हैं क्योंकि बच्चे का एक बेहतर विकास हो। सर इस पे कुछ जोड़ना भी चाहूंगी। जी जी, एक चीज और मैं अपनी और कह लूं, और अमिताभ जी ने बहुत अच्छी बात कही कि बहुत सारी चीजें हम आज के दौर में नहीं कर सकते क्योंकि बच्चा शायद उसको हम एक हाईली इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट की तरीके से हम पेश कर रहे हैं। मुझे लगता है अभी भी परियों की कहानी बहुत सेलेबल प्रोडक्ट हो सकता है। हालांकि सेलेबल प्रोडक्ट जैसा वर्ड शायद कुछ लोगों को बहुत ऐतराज हो, लेकिन मुझे लगता है कि आज भी हो सकता है। आज भी अगर हॉलीवुड जिसका हम जिक्र कर रहे थे उसमें बहुत सारी फिल्में जो उनकी हाईएस्ट ग्रॉसर रही हैं वो फैंटेसी पे हैं, वो बच्चों के फैंटेसी पे रहे, चाहे वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स रही हो, बहुत सारी फिल्में हैं, हैरी पॉटर सीरीज रही पूरी, जो बच्चे की फैंटेसी के ऊपर है। तो अगर हम परिकथाएं, अगर मैं भारत के संस्करण में उसकी बात करूं, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, तो मूलतः क्या है, वो एक परिकथा है। तो अगर वहां पर इतनी बड़ी परिकथा कामयाब सिनेमा का रूप ले सकती है तो भारत में क्यों नहीं ले सकती? हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो साहस नहीं है जिसको लेकर हम इस तरह के विषय का एक निर्माण करें और उसको जनता के बीच में लेकर आए। और मैंने कहा था ये इमोशनल बाइंग का भी बहुत प्रमुख उदाहरण है। बच्चा अगर घर में आपका, आज 7 साल की मेरी बच्ची अगर मुझसे कहेगी कि मैं ये फिल्म देखना चाहती हूँ, मुझे ले चलिए, मैं मजबूर होकर उसको ले जाऊंगा और उसको दिखाऊंगा। लेकिन आप वैसा वातावरण पैदा करिए जिससे वो बच्ची मजबूर होकर आपसे कहे और आपसे गुजारिश करे कि आप उसको फिल्म लेके। थैंक यू। इसमें मैं एक ये चीज जोड़ना चाहूंगी कि जैसे समय बदल गया है और अभी जरूरत भी नहीं है कई बार कि हम उनको लेकर के थिएटर ही जाएं, बिकॉज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे कई सारी जो स्पेशलाइज्ड ऑडियंस है, नीश ऑडियंस है, उनके लिए कंटेंट बन रही है। सो आई एम वेरी श्योर कि जैसे मेरे बच्चे अभी 2 साल के भी नहीं हुए हैं और वो जानते हैं मोबाइल पे स्क्रॉल अप करना, स्क्रॉल डाउन करना, वो अपने सॉन्ग्स लगा देते हैं यूट्यूब पे। और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जितने हैं उसमें भी चिल्ड्रन के बच्चों के लिए कंटेंट अलग से सहमत होंगे। मुझे लगता है अमिताभ जी, सानवी, आई थिंक शी इज ऑल्सो वेरी जैसे टेक्नो सेवी, इतने वीडियोस बनाती हैं, इतने वीडियोस अपलोड होते हैं, तो आजकल के बच्चे इतने कंफर्टेबल है विद दिस न्यू मीडियम ऑफ स्मार्टफोन्स। तो कंटेंट जब उसमें जनरेट वो कर रहे हैं, उसका हिस्सा हो रहे हैं, तो उस कंटेंट को वो देखने में भी वो दिन दूर नहीं है कि वो अपने जो पीयर ग्रुप से उनको पता चल जाएगा कि इस प्रकार का एक कंटेंट आया है, एक नया फिल्म आया है जो उनको इंटरेस्ट करेगा। सो उनको लेकर के जाने का भी जरूरत नहीं है थिएटर में। और वी कैन ऑल्सो हैव सच काइंड ऑफ फिल्म ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। और शॉर्ट फिल्म हो सकता है, वो बहुत लंबा नहीं, सीरीज हो सकता है वो, जिसके सीजन्स हो सकते हैं कई सारे। तो मुझे लगता है कि ये एक चेंजिंग टाइम के साथ, जहाँ हम चिल्ड्रन फिल्म की बात कर रहे हैं, ये चीज आने वाले टाइम में फिल्म मेकर्स इसको ध्यान में रखते हुए फिल्म्स और भी फिल्में बनाएंगे। थिएटर से मतलब ये था कंटेंट होना चाहिए जिसको देख सकें, वो थिएटर देख सकें, ओटीटी देख सकें, वो टीवी में देख, वो कहीं माध्यम बदल सकते हैं, बट वो कंटेंट वैसा होना चाहिए कि आपको बात देकर वो आपको दिखाने के लिए कहे। जी, अब वो इजियर हो जाएगा बिकॉज ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड बिकॉज ऑफ द सो मेनी टेक्नोलॉजीज बीइंग विद अस, इजियर हो जाएगा, उनको उनके लिए एक्सेस करना इजियर हो जाएगा।
मैं अमिताभ जी बस कुछ एक कहना बात चाहते हैं। अपनी खत्म करना चाहूंगा। अविनाश जी ने जो बात कही, मुझे लगता है कि थोड़ा सा मतभेद है। मतभेद तो मैं नहीं कहूंगा कि प्रोसेस में थोड़ा स्टेप बाय स्टेप में। एक्चुअली मुझे लगता है कि जैसे इवन मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं मगर मॉरल टीचिंग को जिस दिन से आपने नैतिक शिक्षा को विषय के रूप में डाला, नैतिक शिक्षा से लोगों की अरुचि हो गई, हिंदी साहित्य को विषय के रूप में डाला, लोग कविताएं पढ़ना बोल के, मुझे नहीं लगता कि अंग्रेजी साहित्य वालों ने कभी उन्हें ज्यादा योगदान दिया। मैं पत्रकारिता, खुद पत्रकार, वास्तव में जो नई शिक्षा नीति है वो भी इस बारे में बात करती है कि दूसरे मीडियम के कंटेंट के तौर पे पहले शायद हमको विज्ञान को पढ़ाने के लिए छोटी फिल्मों को, जब उनको लग जाएगा कि ऐसी फिल्में बन रही हैं, वो कंटेंट के तौर पे पहले हैं, बनिस्बत इसकी कि टेक्नोलॉजी के तौर पे हम इंट्रोड्यूस करें। शुरुआती स्तर पे कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विज्ञान को पढ़ाने में फिल्म का इस्तेमाल हो, संस्कृति को पढ़ाने में हो, साइंस को पढ़ाने में हो, वो हमारे लिए मार्केट अपने आप, जो आपने बात कही, वो अपने आप मार्केट क्रिएट करेगा, बल्क में मार्केट क्रिएट करेगा, वो हमारे लिए डेडिकेटेड ऑडियंस क्रिएट करेगा। और हम वहां पे बच्चों की साइकोलॉजी को ध्यान करते हुए, उनकी पैडागोजी को ध्यान करते हुए हम फिल्में बना पाएंगे, कंटेंट क्रिएट कर पाएंगे। तो मैं जी सर, यहाँ पे सिनेमा फिर टूल की तरीके से इस्तेमाल हुआ, यहाँ सिनेमा कंटेंट नहीं है। अगर हम साइंस को सिनेमा के तहत दिखाएंगे, मतलब एक तरीके से साइंस का विजुअल रिप्रेजेंटेशन होगा, तो सिनेमा वहां पर एक टूल की तरीके से होगा, कंटेंट की तरीके से होगा। मैं सिनेमा कंटेंट की बात, मैं एक लाइन में बात कर रहा हूँ। डिस्कवरी की जो फिल्में हैं, डिस्कवरी की जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं, आप एस्ट्रोनॉमी पढ़ाने के लिए उतने ही रोचक अंदाज में, या कब तक बच्चा किताब से भाग रहा है, बिल्कुल सही। आप किताब के लिए क्यों वो फिल्म नहीं बना रहे हैं कि पूरी हिस्ट्री जो है वो अभी, लेकिन जो हम कंटेंट बना रहे हैं वो इस तरह का कंटेंट है, वो उसके लिए उसको टारगेट करके नहीं, तो हमको टारगेट ऑडियंस मिलेगी। नंबर 1, हमारे पास चूंकि एजुकेशन पॉलिसी में हमारे पास बजटिंग आएगी, और अगर, इसलिए मैं अनुरोध है, ये इट्स नॉट अ डिबेट, कि अगर हम सामूहिक रूप से बच्चों के कंटेंट को क्रिएट करने में ऑडियो विजुअल फिल्म का योगदान अगर हम मानेंगे कि किसी तरीके से बात उन तक पहुंच सके, आप अपने फोरम पे, हम अपने फोरम पे इस बात को बार बार कहें और कुछ प्रयास कर पाए, तो वास्तव में अगले स्टेप पर वो अब बात आएगी कि ये क्रिएट कौन करेगा, और क्रिएट करने में अपने आप, फिर सेकंड, जब फर्स्ट इज द नीड एंड सेकंड इज द प्रोवाइड। बिना नीड के कुछ नहीं होने जा रहा, और जब तक ये बच्चों की तरफ से नीड नहीं आएगी एजुकेशन, और यही एक एरिया है जहां से जरूरत होगी। अदरवाइज अगर आप मान के चलें कि एक दिन ऐसा आएगा जहां पे केवल बच्चों, आपने बाल फिल्म की बात की, बिल्कुल ठीक है, वो फैंटेसी से डिफरेंट थिंग, लेकिन आज परिकथा को कोई सत्य नहीं मान रहा, फैंटेसी मान रहा। तो ये अंतर है, जो पहले हम परियों को मानते थे कि एक परी आएगी उड़ करके बिस्कुट रख के चली जाएगी, वो कोई परी नहीं रखने जा रही, बच्चे को मालूम करे मजाक कर रहे हैं। हैरी पॉटर देखता है वो दूसरी वजह से, उसको मालूम है कि जादू नहीं है, वो दुनिया नहीं, वो उसको मान करके वो देख रहा है। ये एक मूलभूत अंतर है। मैं पूरे सम्मान के साथ अविनाश जी और आप लोगों ने जो जितनी बातें, बहुत कुछ मैं समृद्ध हुआ। अमिताभ जी, कुछ और भी यदि हमारे सहभागी बीच में, वो जो टेक्निकल वो रेज हैंड 3-4 जिन्होंने, अवनी पटेल शायद कुछ कहना चाहती हैं। हेलो सर। हाँ, मैं एक छोटा सा पॉइंट बस रखना चाहूँगी कि जैसे कि सर ने, अविनाश सर ने कहा था कि एज ए सब्जेक्टिव स्कूल्स में स्टूडेंट्स को ये चीज़ एक सब्जेक्ट के रूप में रखना चाहिए था, कि ये बहुत अच्छा पॉइंट था। जैसे कि अभी फैंटेसी की बात हुई, तो चाइल्ड हैज़ देयर ओन वर्ल्ड ऑफ देयर ओन फैंटेसी, और वो चीज़ उनको पता है कि वो सच नहीं है, बट दे स्टिल वॉच इट बिकॉज दे नो, दे लव इट as per my perspective, because I'm still a child, I guess. So there is a own place of it in their heart. तो उन्हें उस चीज को खत्म नहीं करनी चाहिए, एंड वो चीज जब उन्हें समझ में आती है कि नहीं वो चीज झूठ है, that's when they get mature. तो उस चीज को, मतलब चाइल्ड मैच्योर तो तभी उनको पता चलता है, बट स्टिल they watch it, तो उसका पार्ट खत्म नहीं होना चाहिए. And I think there is a lack of source for the child टू वॉच. जैसे कि OTT प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप्स की फिल्म्स अवेलेबल है चिल्ड्रंस के लिए, बट OTT प्लेटफॉर्म जो है वो सबके पास अवेलेबल नहीं होते हैं. एज मेनी पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी उनके पास फोन नहीं होता है, तो दे कैन जस्ट, जो चिल्ड्रंस है जैसे मॉडर्नाइज सिटीज़ में उनके पास होता है, सो दे कैन गो थ्रू द प्लेटफॉर्म्स. एंड सबके पेरेंट्स OTT प्लेटफॉर्म्स में भी स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन के लिए फीस एंड ऑल होती है, तो वो प्लेटफॉर्म्स उनके लिए अवेलेबल नहीं होता है. तो द मोस्ट कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर द चाइल्ड इन आवर सोसाइटी इज द टीवी, क्योंकि टीवी मोस्ट कॉमन प्लेटफॉर्म्स है जिसमें मोस्टली
चिल्ड्रंस बस कार्टून्स एंड ऑल्स में अपना समय जो है वो देते हैं, तो वी कुड थिंक लिटिल ऑफ इट कि एक हम टीवी में ही इसको सोर्स बनाएं कि उसमें जो शॉर्ट फिल्म्स बन रही है, तो आज के मॉडर्नाइजिंग थिंग्स में हम अपना पुरानी जो सोच है जैसे महाभारत रामायण उन चीज़ों को मिक्स करके उस प्लेटफॉर्म में ऐसे एजुकेशनल चीज़ें जो कि बच्चों को देखने में भी अट्रैक्टिव हो, क्योंकि बच्चे तभी देखते हैं जब उन्हें अट्रैक्टिव लगती हैं चीज़ें, वरना वो चैनल चेंज करके अपने कार्टून देखने लगते हैं। तो हम उसे इस इनोवेटिव फॉर्म में लाए कि जैसे रामायण भी है तो उन्हें अगर हम एनिमेटेड कैरेक्टर्स में दे रहे हैं, उनके कैरेक्टर्स चेंज नहीं कर रहे हैं, बट इट इन अ कार्टून फॉर्म, तो दे विल बी इंटरेस्टेड। सो हम ट्राई करें कि टीवी में या यूट्यूब में भी फ्री ऑफ कॉस्ट और टीवी में हम ये सर्विस प्रोवाइड कर सके कि उनकी जो फिल्म्स आ रही है वो उसमें दे, ताकि ये सारे बच्चों को अवेलेबल हो सके, ना कि ओनली ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एंड सारी चीज़ों पे। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू। अवनी एग्रीड, और मैं बस एक लाइन कहूंगा, हैरी पॉटर का मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ, वो कोई भी नहीं है तो नो डाउट। और इसीलिए इस चर्चा की जो शुरुआत की है, हम सब में बच्चा है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने। इसी दौर हाँ साहब, और कोई हमारे मित्र अपनी एनी अदर ऑब्जर्वेशन, कोई और मित्र कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ अविनाश सर से। हाँ हाँ संजय जी बोलिए। अविनाश सर जी हाँ बोलिए बोलिए संजय जी, आवाज आ रही है। हाँ, न्यू मीडिया ने न्यू मीडियम जरूर दिया है, और इस न्यू मीडियम के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जिसे हम ओटीटी कह रहे हैं, वो एक खास तबके और खास वर्ग की मेकिंग के लिए रह गया है। तो सर आपने इतनी सारी शॉर्ट फिल्में बनाई हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ न्यू मीडियम पे, जो भी उनको प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो रहे हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कितना सपोर्ट करेगा, ये कर रहा है अगर इस तरह के कंटेंट अगर नए लोग बनाए तो? नहीं, बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। देखिए अभी एक बड़ी कॉमर्शियल एंटिटी हो चुकी है ओटीटी, और पिछले 2 सालों में ये कोरोना का समय, जब से कोरोना का समय आया, मुझे लगता है कि हम लोग घरों में केंद्रित हो गए, लेकिन उसका फायदा इस ओटीटी बिजनेस को अगर मैं कहूँगा कि तो बहुत ज्यादा हुआ है। लोगों ने अपने आप को चेंज कर लिया, उनकी जो हैबिट थी, सीइंग हैबिट थी या वॉचिंग हैबिट थी, उसको बहुत तेजी से चेंज करके सिनेमा थिएटर से वो अपने आप को एक छोटे से चेंज के मोबाइल पर लेकर आ गए और बहुत सारे कंटेंट देखने लगे। कंटेंट भी बहुत नए तरीके आने लगे। सिनेमा एक खास तरह की कंटेंट को पेश करता था, उसमें खास तरह के स्टार सिस्टम सपोर्ट की आवश्यकता होती थी। कोई बड़ी फिल्में बहुत कम हमारे पास एग्जांपल की ऐसी फिल्में हैं जो बिना बड़े स्टार के बहुत बड़ी सक्सेसफुल फिल्म हुई है, कॉमर्शियल अगर नजर से मैं देखूं। लेकिन इस पैराडाइम को ओटीटी ने तोड़ दिया। बहुत सारे ऐसे कंटेंट आए जिसमें कोई भी स्टार नहीं था, पहली बार कैमरे के सामने आ रहे थे, उन्होंने जबरदस्त सफलता हासिल की। अगर कंटेंट रिच है, कुछ नया है, तो उसकी सफलता की काफी हद तक गुंजाइश है, और वो कॉमर्शियल बाइबल भी है, क्योंकि बहुत तेजी से स्मार्टफोन का बिजनेस बढ़ा हुआ है। जहां तक लेटेस्ट मेरी जानकारी है, ट्राई के अनुसार लगभग 80 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन सेट इस टाइम पे इंडिया में अवेलेबल है। और अगर मैं मानूं कि उसका 20% लोग भी आजकल ओटीटी यूज कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों के पास स्मार्टफोन है और उससे ओटीटी कंटेंट को वो देख रहे हैं, उसके कंज्यूमर है, उसके लास्ट एंड पर हैं। तो अगर इतना बड़ा मार्केट आपको मिल रहा है, बहुत सारे देश की आबादी इतनी नहीं है जितना हमारे पास स्मार्टफोन यूजर और ओटीटी कंटेंट यूजर है, तो आपके पास रिटर्न की गुंजाइश है और आप अपने नए सब्जेक्ट को ला सकते हैं और वहां से कॉमर्शियल वाइबिलिटी भी उसकी खड़ी हो सकती है। जी सर इसको लेकर मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन अभी नहीं पूछे जा सकते वो सब। चलिए संजय जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, करिएगा, मैं आपको बताऊंगा। हाँ सर मैं बॉम्बे आता रहता हूँ हर महीने, आप मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार मुझे मिले ताकि मैं अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकूं। जरूर। चलिए, अब ये अपना चर्चा समाप्ति की ओर है। कोई एक आध मिनट में यदि कोई अपनी बात कहना चाहें। अलीगढ़ से हीना हबीब दिख रही है मुझे, जो वहाँ रिसर्चर हैं, संयोग से जयपुर से ही इन्होंने मास्टर्स किया। यदि मेरी आवाज सुन रही हैं, कुछ कहना चाहें? है ना, सुन पा रहे हो मुझे? Yes, sir. हाँ, कुछ Good आप कहना afternoon चाहें? to हाँ all जी, of गुड you. आफ्टरनून। हाँ Sir, I really like this session, especially the suggestions given by Amitabh sir. They were very, very informative.
and even the journey which on the Sham sir, like the reflections he have given, they were very praiseworthy actually. And even the questions and the concerns with the Avinash sir showed, I mean, I really enjoyed the session very much. I never expected that session on such a on this topic could be so interesting and so knowledgeable, you can say. And like I really want to give one input from my side. Like Avni was saying, like the children watch on TV and that could be medium. That is very much correct. But I think YouTube is more for the children these days, more than the TV, because like I have a small girl of 3.5 years old, and whenever I put something for, like, I have especially subscribed some channels for her. This Airtel Toons channel, they are putting giving some educational medium, but they are not in a very interesting format, and my girl gets bored very easily, and then she switches again over to some kind of fun cartoon and all. But I have observed one thing: whenever she watches something on YouTube, I think she can watch trash as well. I don't know, it's something kind of a mobile addiction, or but that TV is still not being attracted to. I think children are more attracted towards YouTube these days. So like and creating content on YouTube is not that expensive, I think. If like as Amitabh sir said, that we can make it as a part of education curriculum, and if you want to form it like individually, if you'll make efforts, then definitely we can come out with some good content for children on YouTube at very low cost. That's it. चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑब्जर्वेशन. तो मेरे ख्याल अब समाप्त किया जाए. करीब 1 घंटा 40 मिनट का ये शो हो गया है. और जो अविनाश जी ने कहा कि कंटेंट इज गुड, हम सभी इस बात पे सहमत होंगे. तो लगभग 1.25 घंटे से हमारे चाहे पार्टिसिपेंट्स कम भी हों, लेकिन फिर भी एक जब विचार यज्ञ होता है तो उसमें जो भी हमारे इस प्रकार के विचारों का समर्थन या चर्चा में सहभागिता करना चाहते हैं, उनकी हमेशा आहुति इसमें पड़ती है. तो मैं सबसे पहले तो हमारे तीनों विशेषज्ञ भाई श्याम माथुर जी, अविनाश त्रिपाठी जी और प्रोफेसर अमिताभ श्रीवास्तव जी, आपके प्रति आभारी हूं कि आपने इस चर्चा को इतनी गंभीरता के साथ साथ इसको रोचक और सार्थक मोड पर पहुंचाया. जैसा कि मेरा मानना है, किसी चर्चा का कोई उद्देश्य नहीं है कि अपन कोई इसका एक समाधान खोज करके निकले. ये एक विचार की लंबी श्रृंखला है, ये विचारों का निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, जो समय पाकर कई अपन ने इसमें डायमेंशंस जिन पे विचार किया. और जैसा मैंने आपसे कहा कि YouTube के माध्यम से जब हम इसको रिकॉर्ड करके इसको लिंक में सभी जगह शेयर करता हूँ अलग अलग ग्रुप्स में, तो कभी 100, कभी 150, कभी 200 लोग किसी न किसी रूप में सुनते हैं. तो इस चर्चा को, इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते रहेंगे अपने इस जर्नल के माध्यम से. हमारी अगली जो वेबिनार है वो 18 नवंबर को दोपहर 12 बजे है. मेरठ का जो गर्ल्स कॉलेज है उनके संयुक्त तत्वावधान में विमेन एम्पावरमेंट और जेंडर जस्टिस, इसको लेकर के हम ये कर रहे हैं. इसमें राजस्थान विमेंस कमीशन की पूर्व चेयरपर्सन सर, आपका म्यूट हो गया. बनावत सर. सर का माइक म्यूट हो गया. तो हाँ, मैंने ओपन कर दिया है. ये सब तकनीकी व्यवधान है. तो बस 18 नवंबर के हमारी अगली वेबिनार के लिए निमंत्रण. तीनों हमारे विशेषज्ञ जो मित्र हैं उनके प्रति आभार. सभी सहभागी जो देश के अलग अलग अंचलों से जुड़े उनके प्रति आभार. और पृथ्वी सेंगर जो हमारी रिसर्चर हैं और आजकल मेरठ के एक कॉलेज में वो मीडिया शिक्षक भी हो गई हैं, मैं उनके प्रति भी आभारी कि उन्होंने इसे सारे तकनीकी पक्ष को संभाला. और आप जो सर्टिफिकेट्स हैं जिन्होंने इसमें सहभागिता की है उन सबको यथा समय पृथ्वी सेंगर पहुंचा देंगी. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. थैंक यू सर. थैंक यू. आभार सर. अविनाश जी, थैंक यू.